सो वेल, अगर आज हम लोग देखते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को मैं कंप्लीट करूंगा आज इस क्लास में। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लोग ज्योग्राफी की क्लास लेंगे, उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स की क्लास डिस्कस करेंगे। एंड हिस्ट्री की जहां तक बात है, हिस्ट्री का क्या सिलेबस है वो भी डिस्कस करता हूँ मैं आपके साथ। एंड वाई हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि हिस्ट्री के अंदर जैसे 3 सेक्शंस हैं, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो जनरली जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं बिलो यूपीएससी एंड स्पेशली आपकी भी डीओएलएलबी की अगर बात करें, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का थोड़ा वेटेज ज्यादा होता है। थोड़ा बहुत मैं आपके साथ मिडिवल और एंशियंट के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, या कोई बुक्स एंड ऑथर्स या कल्चर से रिलेटेड अगर कोई पॉइंट होगा, तो वो मैं एक क्लास में आपके साथ कंबाइन उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लूंगा। करेक्ट। तो अभी फिलहाल हिस्ट्री को शुरू करने से पहले जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में मार्च करंट अफेयर्स डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ पॉइंट्स पूछ लेता हूँ। देखते हैं आप लोगों को याद है या नहीं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है शुभम गर्ग से। होप आप लोग सब रेडी हो गए। शुड वी स्टार्ट आवर रिवीजन सेशन ऑफ टुडेज क्लास? अच्छा, यस। ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़े सा यस सर जो है ना दबी दबी आवाज में आया। गुड इवनिंग तो खैर सबने बड़े जोश के साथ बोला था, लेकिन जब रिवीजन की बात आए ना तो फिर आवाज जरा कम ही निकलती है। अच्छा ठीक है, चलो शुभम से पूछ लेते हैं, अगर शुभम ने लास्ट क्लास अटेंड करी हो। अदरवाइज अनुभूति ने क्लास अटेंड की थी। हाँ ठीक है, मुझे लग रहा था शुभम आपने शायद क्लास अटेंड नहीं करी। अच्छा ठीक है। एंड अनुभूति और रीत ने भी मेरे ख्याल से शायद क्लास नहीं अटेंड करी थी। चलो ठीक है, अनुभूति और स्वीटी से पूछ लेते हैं। बिम्स्टेक मैंने आपके साथ एक ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करी थी, तो बिम्स्टेक के बारे में आपको कुछ भी पता हो, जो भी आपको याद हो वो आप लिखना। ओके रीत, करेक्ट। सो जो भी आपको आइडिया हो बिम्स्टेक के बारे में तो प्लीज मेंशन इन चैट सेक्शन। ओके, थैंक यू शुभम, करेक्ट। राइट रीत। सो यस अनुभूति एंड स्वीटी, अब आप लोगों के ऊपर जो है दारोमदार है इस क्लास का, कि आपको दिखाना है इस नए स्टूडेंट को कि अगर उन्होंने क्लास अटेंड नहीं करी तो उन्होंने क्या मिस किया। लेकिन अगर आप लोगों ने भी आंसर नहीं दिया तो फिर इनको भी वही मूवी याद आ जाएगी, हम साथ साथ है 1998 वाली, कि नए स्टूडेंट को फील नहीं होने देते कि आप नए हो, क्योंकि पुराने वालों को भी कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है। सो राम सिंह पार्टिसिपेट इन 19th बिम्स्टेक। नीरू सिंह ने थोड़ा सा मोर्चा संभाला है क्लास का आज, कि सर हम दिखाएंगे आपको कि पुराने स्टूडेंट्स को सब कुछ याद है। ठीक है। सो वेल, पार्टिसिपेट इन 19th बिम्स्टेक। हाँ ठीक है। तो खैर हमें वैसे से कोई मतलब नहीं कि 19th बिम्स्टेक थी और राम सिंह जी ने अटेंड करा, ये भी चलो लेस इंपॉर्टेंट है। बट बिम्स्टेक के बारे में एक बड़ी खास बात ये थी कि इसमें 7 मेंबर्स हैं। वेरी गुड महक, IR। एंड अनुभूति ने, अच्छा अनुभूति ने भी बोला कि सर मैं भी नहीं थी। ठीक है। वेल, नीरू सिंह ने बोला राजकुमार सिंह ने अटेंड किया। ठीक है। और बैंकॉक डिक्लेरेशन था। वेरी गुड दीपिका, करेक्ट है, बैंकॉक डिक्लेरेशन था ये। ठीक है। और इसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि जो बिम्स्टेक है उसमें उसका मतलब क्या है, मतलब जो BIMS है, उसमें बी स्टैंड्स फॉर बांग्लादेश है, भूटान है, या उसका। Bay of Bengal Initiative on Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. वेरी गुड, करेक्ट है, करेक्ट स्मृति। सो वेरी गुड स्मृति, वेरी गुड महक। बे ऑफ बंगाल है ना। वैसे अर्लियर इसका नाम क्या था, बांग्लादेश था, लेकिन बाद में फिर भूटान और नेपाल ने जब ज्वाइन किया तो फिर इन्होंने नाम चेंज कर दिया, और बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया। चलो वेरी गुड, करेक्ट है। जल्दी से आप मेरे को ये बता दो कि सिप्री का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। हेडक्वार्टर ऑफ सिप्री, जो जो वेपन्स के ऊपर जो है। और ये क्वेश्चन है मेरा अंशिका शर्मा से। ओके। तो पढ़ना ने आंसर दिया, दीपिका मिश्रा ने आंसर दिया कि स्टॉकहोम, करेक्ट है, वेरी गुड। एंड स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन, करेक्ट। तो बिल्कुल डन है। चलो ठीक है। अंजलि से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अंजलि भी मुझे थोड़ा सा डाउट है कि अंजलि लास्ट क्लास में थी। प्रेसिडेंट मुर्मू ने एक योजना स्टार्ट की थी, एक स्कीम। सो कुड यू प्लीज टेल मी अंजलि, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट स्कीम which was started by honorable president of India? ओके, सो नीरू सिंह ने आंसर दिया एंड महक ने भी, कैच द रेन। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमें करनी है, दैट इज आर योजना, करेक्ट है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं। फिर मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था और वो क्वेश्चन था वी डैम।
एक वी डैम करके इंस्टीट्यूट है, पहले तो आप उसका हेडक्वार्टर बता दो, और जल्दी से आप दीपिका मिश्रा मेरे को ये बताओ कि हमने क्यों डिस्कस किया था वी डैम। बाकी स्वाति निगम भी अगर बताना चाहे तो बता सकती हैं, एंड आलोक विवेक राघव भी थे लास्ट क्लास में। वी डैम इंस्टीट्यूट। सर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स उन्होंने इशू किया। ओके, ठीक है, करेक्ट। सो और इंडिका 108 पर। यस यस करेक्ट। सो राइट है दीपिका, एंड महक ने भी आंसर दिया है कि 108 इंडिया की रैंक थी, और उसमें टॉप पे कौन था? सर डेनमार्क, राइट? यस करेक्ट, राइट, डेनमार्क। एंड इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्वीडन में ही था, इसका भी हेडक्वार्टर वी डैम इंस्टीट्यूट का, और उसने डेमोक्रेसी के ऊपर सर्वे किया कि किस कंट्री की डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रांग है। चलो वेरी गुड। जल्दी से आप मेरे को बताओ, मेघालय मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था, राइट विवेक? 110 जो है वो पाक की रैंक है। विवेक आप जल्दी से बताओ, हमने मेघालय लास्ट क्लास में क्यों डिस्कस किया, एंड टेल मी दैट हाउ मेनी स्टेट्स द बाउंड्री ऑफ मेघालय टचिंग, इंडिया की कितने स्टेट्स को इसकी बाउंड्री टच करती है, एंड व्हाई वी डिस्कस मेघालय इन लास्ट क्लास। सो विवेक से मेरा क्वेश्चन है, स्वाति निगम एंड ऋत्विक से मेरा क्वेश्चन है ये। सर ओनली वन सिर्फ एक बाउंड्री टच करती है। ओके। और मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं हम्म। कोनराड कोनराड कोनार्ड सांगमा। संगमा। यस हाँ उनको चीफ करेक्ट करेक्ट। तो वो प्राइम तो नए चीफ मिनिस्टर की मिनिस्टर बने, और बीजेपी प्रेजेंस कोalition में। गवर्नमेंट वहां पर आई है, 60 सीट्स हाँ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, एंड ओनली वन स्टेट टचिंग आसाम। और इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो बांग्लादेश को टच करता है। वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड स्मृति, नीरू, एंड ठीक है। सो वेल, सार्थक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सार्थक आप मेरे को ये बताओगे कि याओशैंग हमने कल्चरल फेस्टिवल डिस्कस किया था अपनी क्लास में। सो कुड यू प्लीज टेल मी कि विच स्टेट सेलिब्रेट्स एवरी ईयर याओशैंग, एंड वो किसको रिजेंबल करता है, हमारे किस हिंदू फेस्टिवल को? वेरी गुड, नीरू, अपर्णा, स्मृति, दीपिका, सार्थक एंड महक। करेक्ट, होली एंड मणिपुर करेक्ट है। और मणिपुर की अगर मैप में बात करें तो मणिपुर कितने स्टेट्स को टच कर रहा है, मणिपुर की बाउंड्री? 1 स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट और 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया? यस, एनी आइडिया? 3 स्टेट्स, ओके, ठीक है। सो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें आसाम, नागालैंड एंड मिजोरम, ये 3 स्टेट्स को। वेरी गुड अपर्णा, वेरी गुड स्मृति। चलो ठीक है, डन। अच्छा, उसके बाद वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, हमने लास्ट क्लास में दीपिका चावला से मेरा क्वेश्चन है ये, कि हमने वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म डिस्कस किया था, ये कहां पर है? ओके, सो वेरी गुड अपर्णा, नीरू एंड सार्थक, इट इज इन हुबली एंड बैंग बैंग कर्नाटका में है, बिल्कुल करेक्ट है, डन, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, डन। उसके बाद आप जल्दी से मेरे को एक बड़ा फेमस और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्यास सम्मान, इस बार का व्यास सम्मान लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है, एंड आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम स्वीटी एंड राइट 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 ईशा शर्मा से पूछ सकते हैं, यस। और किस बुक के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया, व्यास सम्मान? ओके, सो स्टूडेंट स्टार्टेड टू गिव द आंसर, ज्ञान चतुर्वेदी फॉर पागल खाना, करेक्ट, वेरी गुड। एंड व्यास सम्मान इंडिया का लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, एंड आफ्टर ज्ञानपीठ अवार्ड एंड बिफोर सरस्वती सम्मान। तो 3 इंपॉर्टेंट लिटरेचर अवार्ड है इंडिया के, फर्स्ट नंबर पे ज्ञानपीठ, देन व्यास सम्मान, एंड देन सरस्वती। के बिरला फाउंडेशन इसको देती है, वेरी गुड सार्थक, करेक्ट है, ठीक है। सो एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, वो ये कि मुंडक उपनिषद एक बुक रिलीज हुई थी मार्च में, सो कुड यू प्लीज टेल मी हु वाज द ऑथर ऑफ मुंडक उपनिषद? यस, अपर्णा से मेरा क्वेश्चन है, महक आईआर 211 से। सर करण सिंह। यस करेक्ट है, वेरी गुड। सो करण सिंह वाज द ऑथर। एंड पॉल्यूशन की अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड में हमारे इंडिया की कौन सी सिटी है जिसको 4th रैंक मिली, एंड मोस्ट सर दिल्ली। पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड? दिल्ली। ओके मोस्ट करेक्ट, पोल्यूटेड इज लाहौर। यस, लाहौर। सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है लाहौर, वेरी गुड अपर्णा, वेरी गुड दीपिका, एंड दिल्ली जो है वो 4th नंबर पर है, करेक्ट है, वेरी गुड। चलो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट आवर रिवीजन सेशन ऑफ मार्च करंट अफेयर्स। अब हम चलते हैं अपने स्टैटिक जीके पे आते हैं और स्टैटिक जीके को डिस्कस करते हैं। सो वेल, स्टैटिक जीके में हमारा टारगेट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंड जहां तक हिस्ट्री की बात है, सो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हिस्ट्री के अंदर 3 सेक्शंस हैं, एंशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री।
तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं सिलेबस का, कि सिलेबस क्या है हमारा हिस्ट्री का, एंड हम उसको आज कैसे फिनिश करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को। तो बस ध्यान से आप सुनते जाना, कॉपी पेन लेके बैठना, और जो जो बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूं उसको प्लीज राइट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक पे। जो 10 years के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। करेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक सिलेबस दिखा देता हूँ, देखो। तो मेरे ख्याल से सब रेडी है, ऑल पार्टिसिपेंट्स, शुड वी स्टार्ट? यस Yes, sir. ओके, ठीक है, डन, थैंक यू। चलो, तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। देखो, अगर आप एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की बात करोगे तो मेरे ख्याल से देखो, हिस्ट्री का सब्जेक्ट ऐसा है बिल्कुल कि थोड़े बहुत ना हम फैमिलियर तो है चीजों के साथ, क्योंकि आपने भी बचपन में, मैंने भी अपने बचपन में अपने एकेडमिक क्लासेस में हमने हिस्ट्री सब ने थोड़ा बहुत पढ़ी। और कुछ नहीं तो कम से कम महात्मा गांधी को तो हम सब जानते ही हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम अशोका का नाम तो हमने सुना ही है ना। अकबर को हम लोग जानते हैं। तो एक एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का करेक्टर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका के नाम बड़ा फेमस है। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो मुगल एम्परर अकबर बड़ा फेमस है। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करूं तो वन एंड ओनली हीरो महात्मा गांधी। करेक्ट। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन से भी हम सब लोग परिचित हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन का वैसे टाइम पीरियड बताया जाता है 2500 बीसी में हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन आई, और यहीं से हमारा ये फर्स्ट चैप्टर, ये सिस्टमेटिक फर्स्ट चैप्टर माना जाता है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का। अच्छा, ये बीसी का क्या फंडा है वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आप देखोगे लास्ट रूलर एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का माना जाता है हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन का टाइम पीरियड है 647 एडी। करेक्ट। तो पहले मैं ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ उन स्टूडेंट से जिनकी आज ये फर्स्ट क्लास है। तो अंजलि से पूछ लेते हैं, एंड शुभम मेरे ख्याल से जिनकी फर्स्ट क्लास थी, और रीत से पूछ लेते हैं। ये एडी का मतलब आप लोग बता सकते हो? एडी स्टैंड्स फॉर, बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, ऐसा सार्थक ने बोला है। एंड एडी का मतलब अगर कोई बताए, एडी स्टैंड्स फॉर, ओके, सार्थक ने सर एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, ओके। एंड या आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, यस रीत, एनी आइडिया? चलो, अच्छा, ठीक है। यस तो सर। हाँ जी, सर ईसा मसीह के जन्म से पहले का तो बीसी माना जाता है, ठीक है, और बाद का एडी। हाँ ठीक है, करेक्ट। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं। तो हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन अभी टाइमिंग पे डिस्कस नहीं कर रहे। हड़प्पा वैली से लेके हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन लास्ट हिंदू रूलर माना जाता है जिसने, जो मतलब ऐसे कहते हैं कि ग्रेट हिंदू रूलर था। उसकी डेथ के बाद हिंदुस्तान की स्थिति खराब हो गई, और बाहर से फॉरेन अटैकर्स आए और उन्होंने इंडिया पे अटैक करना शुरू कर दिया। और कहते हैं कि फिर बाहर से ही ये मोहम्मद बिन कासिम, आप लोगों ने गजनवी, गौरी, इनके नाम सुने होंगे। अच्छा, ये हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि जब जब हिंदुस्तान की सत्ता कमजोर हुई, बाहर से फॉरेन अटैकर आए और उन्होंने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया या कैप्चर किया, जो भी। और ये बात मैं आपको बिल्कुल अभी का भी एग्जांपल दे देता हूँ। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे 2004 से 14, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप लोगों ने देखा भी होगा, और अगर आपने ध्यान नहीं भी दिया होगा तो जो बेचारे ध्यान दे रहे थे उनको भी नहीं पता लगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह रूल कर रहे थे। वो मतलब इतने शांत स्वभाव के थे, इतने साइलेंट मोड पे थे कि भूटान, नेपाल ये भी हमें आंख दिखाने लग गए थे। और जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, तो अभी पूरे वर्ल्ड में किसी की हिम्मत नहीं, इवन यूएसए, चाइना से भी हम लोग दो दो हाथ करने को तैयार है। तो जब तक आपकी केंद्र सत्ता, जब तक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं होगी ना, तो आपको कोई ना कोई आके धमकाता रहेगा। ये इतिहास रहा है, और वो हुआ भी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में। जैसी हर्षवर्धन की डेथ हुई, बाहर से अटैकर आए, तो पहला अटैकर कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम था, फिर गजनवी, और फिर गौरी। और गौरी ने अपने स्लेब कुतुबुद्दीन ऐबक को बिठाया, और दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन डल गई। तो फिर दिल्ली सल्तनत, और उसके बाद फिर मुगल्स आ गए, और कुल मिलाकर औरंगजेब लास्ट मुगल एम्परर माना जाता है। 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, और फाइनली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का एंड हुआ। तो अब देखो, फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ कैसे? जब हिंदू रूलर कमजोर हुआ तो बाहर से अटैकर आए और मुस्लिम सत्ता काबिज हो गई।
और जब मुस्लिम सत्ता कमजोर हुई तो फिर बाहर से ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई और इन लोगों ने हिंदुस्तान को कैप्चर कर लिया, इंडिया को कैप्चर कर लिया। तो ये इनके साथ भी हुआ। जब औरंगजेब, वैसे औरंगजेब की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहते हैं कि जब औरंगजेब के बारे में शायद आपने सुना होगा कि औरंगजेब के डैडी का नाम था शाहजहां। तो औरंगजेब ने अपने पापा को कैप्चर कर लिया था, इसके डैडी औरंगजेब को रूलर बनाना नहीं चाहते थे। तो इसने आकर दिल्ली पे अटैक किया और अपने डैडी, अपने इसके बड़े भाई था एक दारा शिकोह, तो शाहजहां का मन था कि मैं दारा शिकोह को रूलर बनाऊं। औरंगजेब थोड़ा क्रूल टाइप का रूलर था। तो जब औरंगजेब को पता लगा कि पापा मुझे नहीं बनाना चाह रहे, तो उसने अटैक करके अपने डैडी को और अपने बड़े भाई को अरेस्ट कर लिया और शाहजहां को कहते हैं कि मुसमन बुर्ज में रख दिया। और वहां की खिड़की से अगर आप देखो तो सीधा ताजमहल दिखाई देता है। तो उसने अपने पापा को वहां बिठा दिया, कहने लगा कि डैडी आप यहीं बैठो अब, और ये जो ड्रामा आपने खड़ा करा अब आप इसे देखते रहो। तो 8 साल शाहजहां विंडो से ताजमहल देखता रहा अपने लाइफ के लास्ट 8 ईयर्स। और फिर उसके बाद 1666 में औरंगजेब ने अपना कोरोनेशन करवाया। वैसे 1658 में इसने शाहजहां को अरेस्ट किया और 8 साल इसने शाहजहां का रिप्रेजेंटेटिव बन के रूल किया। इसने जनता को यह बताया कि मेरे डैडी की तबीयत खराब है, तो उन्होंने मेरे को बुला लिया रूल करने के लिए, मैंने पापा को आराम करने भेज रखा है कहीं पर। तो फिर उसके बाद जब शाहजहां की डेथ हो गई तो उसने रूल संभाला। तो इसने क्या करा, अपने किसी बच्चे को पढ़ाया और लिखाया नहीं। क्यों? क्योंकि इसके दिमाग में ये पॉइंट आया कि मेरे डैडी ने मेरे को इतना पढ़ाया लिखाया और इतना टैलेंटेड बनाया, और वो सारा टैलेंट मैंने डैडी पे यूज कर दिया। तो मैं अपने बच्चों को ना तो पढ़ाऊंगा ना लिखाऊंगा। तो जब वो पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं, उनको वॉर स्ट्रेटजी कुछ नहीं आएगा, रूल कैसे करते हैं कुछ नहीं पता होगा, तो फिर क्या होगा? फिर बस यही होगा कि मैं जो है वो मेरे अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं कि औरंगजेब इतना क्लेवर था, इतनी दूर की सोच रहा था कि उसने अपने बड़े बेटे को अरेस्ट कर दिया 20 साल के लिए, कि जेल में ही डाल देता हूं। मतलब ओवर, जिसे कहते हैं ना, जिसे कहते हैं कि स्केप्टिसिज्म होता है, वो संशय आत्मा, कि अब मैं अपने बेटे को जेल में डाल दूंगा तो कॉन्स्पिरेसी कैसे करेगा। तो जब औरंगजेब की डेथ हुई तो रिश्तेदारों ने इसके बड़े बेटे को रिलीज किया कि बेटा आ जाओ बाहर। इसने कहा पापा कहाँ हैं? कहने के पापा निकल लिए तुम्हारे, तो अब आप रूल करो यहाँ पर आकर। तो इसके बड़े बेटे को कुछ अता पता नहीं था। 20 साल वो बेचारा जेल में रहा, तो ना कोई जी न्यूज, ना कोई आज तक, ना कोई फेसबुक, ना कोई व्हाट्सएप। तो कहते हैं कि जब उसने रूल करना शुरू करा, 63 ईयर उसकी एज थी, तो उसका नाम लोगों ने रख दिया शाहे बेखबर, यानी ये दीन दुनिया से बेखबर है, इन्हें कुछ नहीं पता। तो उसका रियल नेम था मुअज्जम, और वो बहादुर शाह का टाइटल लेके गद्दी पे बैठा। तो मैंने आपको एक कथा इसलिए सुनाई कि अब आप समझ गए ना कि औरंगजेब के बाद जब उसके बेटे आए, और वो सब एक का डैडी एक, एक डफर का होल स्क्वायर, एक डफर का होल क्यूब। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुगल सत्ता गड़बड़ा गई, और तब ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश कंपनीज थी, यूरोपियन कंपनीज थी, उनको मौका मिला और उन्होंने हिंदुस्तान को कैप्चर किया। और यहां से स्टार्ट होता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो फिर उसके बाद क्रिश्चियनिटी का एक तरह से हिंदुस्तान में दबदबा कायम हुआ। तो अगर आप देखोगे तो सिंपल सा सिलेबस है हिस्ट्री का। क्या सिलेबस है? देखो, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में पूरा का पूरा हिंदू कल्चर है। हड़प्पा सिविलाइजेशन, देन वैदिक एज, देन मॉडर्न डायनेस्टी, देन कनिष्क का नाम आपने सुना होगा, कुषाण डायनेस्टी का रूलर था, फिर गुप्ता डायनेस्टी, फिर वर्धन डायनेस्टी, ये सब हिंदू रूलर्स हैं। मिडेवल इंडियन हिस्ट्री में जैसे ही हिंदू सत्ता कमजोर हुई, बाहर से अटैकर आए, तो दिल्ली सल्तनत और मुगल्स आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? मुस्लिम ईरा इंडिया में स्टार्ट हो गया। तो 712 से 1707 तक मुस्लिम्स रूल करते रहे। और फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जैसे मुस्लिम रूलर्स वीक हुए, तो फिर उसके बाद कंपनीज आ गई, यानी क्रिश्चियनिटी। तो 1707 से 1947 यूरोप की कंट्रीज ने हिंदुस्तान पे रूल किया। तो अब आप समझे, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री हिंदू कल्चर, मिडीवल इंडियन हिस्ट्री मुस्लिम कल्चर, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एक तरह से क्रिश्चियनिटी का रूल था इंडिया पर। तो ये बताओ, पहले आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? रीत को समझ में आया जो हमने डिस्कस किया? रीत आपको क्लियर है ये पॉइंट? एकता को क्लियर है? कृतिका, वेलकम कृतिका, शायद आप लेट हो गए भी क्लास ज्वाइन करने में। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा, शुभम को क्लियर है और रीत को भी क्लियर है। चलो ठीक है, अब हम यहां पर मैं आपको पहले बीसी और एडी की कहानी सुना दूं। थैंक यू स्वाति। फिर उसके बाद हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को स्टार्ट कर लेंगे। तो अब ये बीसी और एडी की कहानी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, आज हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। तो आप इस चार्ट को देख लो जरा। देखो,
जब जीसस का जन्म हुआ ना, तो यूरोप की जितनी भी कंट्रीज हैं उन्हें पूरे वर्ल्ड को कॉलोनाइज किया हुआ था। कॉलोनाइजेशन का एक दौर चला और पूरे वर्ल्ड को यूरोप के कुछ कंट्रीज ने कैप्चर किया। और हमको पता है यूरोप के ज्यादातर लोग जो है जीसस को मानते हैं। तो जहां जहां उन्होंने कैप्चर किया, वहां वहां की हिस्ट्री भी उन्होंने लिखी। तो उनका गॉड कौन था? जीसस। तो उन्होंने क्या करा, हिस्ट्री को ना दो पार्ट में तोड़ दिया। जब जीसस का बर्थ हुआ तो उन्होंने हिस्ट्री को कर दिया जीरो, यानी जीसस से पहले की हिस्ट्री और जीसस के समय की हिस्ट्री। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है टाइम पीरियड ऑफ जीसस, करेक्ट। यानी आज अगर मैं बोलूं तो 3 मई है ना, तो हम क्या लिखेंगे? 3 मई 2023 एडी। तो इसका मतलब मैं ऐसे बोल दूं आपको कि आज +2023 चल रहा है। तो रीत क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि आज से 2023 ईयर्स बैक जीसस का बर्थ हुआ था? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? अगर आप लोग समझ रहे हो इस काउंटिंग को, तो 0 पे जीसस का बर्थ हुआ और आज 2023 एडी चल रहा है, तो इसका मतलब 2023 ईयर्स बैक जीसस टुक बर्थ। और इससे पीछे की काउंटिंग क्या चल रही है? माइनस माइनस माइनस। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन 2500 बीसी पर आई, तो इसका मतलब मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं -2500 बीसी, यानी जीसस की बर्थ से 2500 ईयर्स बैक हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड था। तो क्या मैं एक क्वेश्चन पूछूं आप सबसे? शुभम से, रीत से, स्वाति से एंड सार्थक से मेरा क्वेश्चन है कि आज से कितने साल पुरानी है हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन? अगर मैं आज से काउंट करूं तो क्या ईयर बोलूंगा लमसम? और अनुभूति, अपर्णा भी अगर चाहे तो बता सकती हैं चैट सेक्शन पे। यस, ओके। सो शुभम ने, अपर्णा ने आंसर दिया है 4523। सो मेरे ख्याल से करेक्ट है इनका आंसर, और बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ में आ गया होगा। अब ये 4523 क्यों है, कैसे इन्होंने जज किया? तो 2023 इन्होंने ये यहां तक है ना, यानी यहां से लेके 0 तक, और फिर 0 से पीछे माइनस के 2500 इन्होंने ये सब ऐड कर दिया। तो ये हो गया 2500 2023 को ऐड अगर आप कर दोगे तो 4500 ईयर्स पहले कभी हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन आई थी। तो इसका मतलब हम हिस्ट्री हमारी कहां से शुरू होगी? -25 से शुरू होगी, और +1947 में हिंदुस्तान का सिलेबस हिस्ट्री का खत्म होगा, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ। और 47 के बाद हिंदुस्तान गॉट फ्रीडम, इंडिया गॉट फ्रीडम, और हमारा पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का चैप्टर हमने अपनी क्लासेस में स्टार्ट किया था जब कैबिनेट मिशन इंडिया में आया। तो मेरे ख्याल से आपको भी थोड़ा सा आउटलाइन आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम अपनी क्लास में आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में क्या करेंगे, तो मैं फिर से आपको उस चार्ट पे ले चलता हूं। हम लोग करेंगे यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो फिर से देखो ध्यान से, 1707 एडी। तो एडी का मतलब ही क्या है? प्लस। तो +1707 से लेकर +1947 तक का इतिहास मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ डिस्कस करूं आज। ये बताओ पहले, ये आपको समझ में आ गया ना हम क्या करने जा रहे हैं? अपर्णा, दीपिका, एकता, कृतिका, Yes, sir. महक, Yes, sir. ओके, करेक्ट करेक्ट। तो ठीक है, अनुभूति को भी समझ में आ गया है, स्वाति को भी, ऋत्विक को भी, ठीक है, डन। चलो वेरी गुड। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को, आगे चलते हैं लेकर। लेकिन उससे पहले एज यूजुअल, जैसे मेरी हैबिट है आप लोगों से कुछ पूछना, कुछ क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, और देखते हैं कि आपको कितना कुछ अता पता है इंडिया के बारे में। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस कोशिश करूंगा मैं पूछता हूँ, करेक्ट? तो जल्दी से आप इसका आंसर बताओ। जो नए स्टूडेंट हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप ये मत कहना कि हम पिछली क्लास में नहीं थे। ये नए, ये पुराने वाले भी नहीं थे, लेकिन हम बस ऐसे ही वाइल्ड गेस लगाना है आपको, और तुक्का उक्का कुछ भी मार देना आप। सर बी, मे बी। ओके ठीक है। विवेक, राघव से भी मेरा क्वेश्चन है। विवेक आप भी प्लीज इसका आंसर बताना। तो कुछ स्टूडेंट्स ने स्टार्ट कर दिया आंसर देना, और बी, और लेकिन स्वाति निगम ने बोला है डी। ठीक है, चलो ठीक है, मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको। दीपिका ने भी आंसर दिया, नीरू ने भी आंसर दिया है, ठीक है, डन। चलो सुनो, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज नॉट मॉडरेट। तो पहले मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन क्या है।
इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी थी ना, आईएनसी नेशनल मूवमेंट में, तो जो उसके शुरू के फाउंडर लीडर्स थे ना, वो मॉडरेटर्स थे। मॉडरेटर मतलब नरम दल वाले लोग। बाद में आपने कभी नाम सुना है लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन 1905 चंद्र पॉल, है ना, ये सब बाद में आए। ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, इनको गर्म दल वाले बोलते थे। फिर बाद में रेवोल्यूशनरीज आए, ये इस तरह से, जैसे कौन, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो धीरे धीरे कांग्रेस का एक फेज था, पहले मॉडरेटर्स, फिर एक्सट्रीमिस्ट, फिर रेवोल्यूशनरीज। तो वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि इनमें से कौन मॉडरेटर नहीं है। तो देखो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, आप चेक करना आपको कितनी हिस्ट्री आती है। दादा भाई नौरोजी फाउंडर लीडर थे, कांग्रेस के मॉडरेटर थे। आनंद चार्लू भी मॉडरेटर लीडर हैं, राइट विवेक। गोपाल कृष्ण गोखले तो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। नोट कर लेना इसको नोटबुक पे, गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु, गांधी जी ने जिससे राजनीति सीखी, वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। लेकिन मदन मोहन मालवीय मॉडरेटर नहीं है। ये खतरनाक वाले रेवोल्यूशनरी लीडर थे, हिंदू महासभा, कट्टर हिंदू। और कहते हैं कि अगर आपको याद हो, शायद हमने डिस्कस भी किया था, कि बीएचयू की फाउंडेशन इन्होंने डाली थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1915 में। तो ये कहीं से भी मॉडरेटर नहीं थे। ये बिल्कुल एक रेवोल्यूशनरी टाइप की इनकी अप्रोच थी कि धूम धड़ाका करके अंग्रेजों को बाहर निकालो हिंदुस्तान से। तो इसका राइट आंसर है डी। और मेरे ख्याल से बहुत कम स्टूडेंट ने शायद आंसर दिया है डी, करेक्ट। तो इसमें से जो मुझे एक दो आंसर दिखाई दे रहे हैं, महक ने शायद आंसर दिया है, एंड ठीक है। सो आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो और जरा बताओ। बड़ी फेमस बैटल्स हैं ये कुछ, और बड़े इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हैं ये इतिहास के। अगर आपको कुछ भी आइडिया हो इनके बारे में तो क्वेश्चन नंबर प्लीज जरूर मेंशन करना। ओके सो ओके, महक का आंसर है ए, अपर्णा ने भी ए आंसर दिया, शुभम गर्ग ने आंसर दिया है ए। ओके फाइन फाइन फाइन, यस। एनी अदर? ईशा, सार्थक, रीत एंड शुभम भी, शुभम गर्ग ऑलरेडी आंसर दे चुके हैं, ठीक है। विवेक राघव ने आंसर दिया है ए। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ए आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं एक बार कि आप लोग सही हैं या गलत, देखते हैं। तो वेल, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो बैटल ऑफ प्लासी बड़ी फेमस बैटल है, मैं अभी डिस्कस करूंगा आज आपके साथ। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, अंग्रेजों के बीच और बंगाल का जो नवाब था उसके बीच। और वेरी गुड, करेक्ट है आप लोग क्या ईयर भी। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई, ये फिर से अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच। और गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में आए थे, ये तो हम सबको पता ही है। तो अगर मैं वैसे भी देखूं तो बड़ा आसान था इसको लगाना, क्योंकि 3 सबसे लास्ट है और 3 सबसे लास्ट ए में ही आ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, राइट। तो अगर मुझे नहीं भी पता 1 और 2, तो भी मैं 3 के अकॉर्डिंग ए को सेट कर सकता था। चलो ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट है जी। 2 क्वेश्चन आप लोगों ने सही बताए, कुछ स्टूडेंट ने। ये जरा बताओ क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप लोगों ने कभी ये मूवमेंट सुना हो? बड़ा फेमस आंदोलन था, गांधी जी का फर्स्ट आंदोलन मास लेवल पे, जो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से आने के बाद किया। तो अपर्णा और महक का आंसर है 3A, सार्थक का आंसर है ए, दीपिका मिश्रा का आंसर है ए। एंड वैसे मैं स्पेशली अंजलि को देखना चाह रहा था चैट सेक्शन पे, और आलोक भी अगर आंसर बताए। यस अंजलि, आलोक एंड स्वीटी, स्मृति, अंजलि ने भी आंसर दिया है ए, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब बाकी सारे स्टूडेंट एक आंसर दे रहे हो तो फिर ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि समाज बहुत कम ही गलत होता है। अच्छा चलो देखते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक बड़ा फेमस आंदोलन था। यहाँ पे मैं आपको पहले इतना तो बता दूं कि 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, इसे हिंदी में बोलते हैं असहयोग आंदोलन, ये शुरू किया। एंड 1920 तक ये चला। और 5 फरवरी को अचानक एक भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। तो गांधी जी ने गुस्से में आकर, मतलब गुस्से में आकर क्या, थोड़ा स्ट्रेटजी थी गांधी जी की कि ये वायलेंस आपने किया तो अब ब्रिटिश सरकार को मौका मिलने वाला और वो हम सबकी पिटाई करने वाली है। उससे पहले ही गांधी जी ने ये मूवमेंट वापस ले लिया कि इससे पहले वायलेंस और क्रिएट हो और ब्रिटिश गवर्नमेंट को मौका मिले हमारी पिटाई करने का, तो गांधी जी ने चोरी चोरा इंसिडेंट के बेस पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया, करेक्ट। तो उसका आंसर है ए ऑप्शन। वेरी गुड एवरीवन, मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया है, राइट। स्वीटी और अंजलि ने भी आंसर दिया, वेरी गुड। चलो ठीक है, डन।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अगर आपको कुछ आइडिया हो, सती सिस्टम, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वैसे। विडो रीमैरिज एक्ट, ये हमारे कल्चर से भी रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ये कल्चर था हिंदुस्तान का पहले कि जब हस्बैंड की डेथ हो जाए तो जो वाइफ है उसको उसकी चिता के साथ जो है कूदना होता है, लेकिन कभी वाइफ की डेथ हो जाए तो हस्बैंड नहीं कूदता था साथ में। ये कल्चर था, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, पेट्रियार्कल सोसाइटी इसको बोलते थे। सो आप देखो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आप लगा पाए तो 4D। ओके, शुभम गर्ग ने भी आंसर, शुभम गर्ग ने आंसर बोला ए। ओके, ठीक है ठीक है, बाकी किसी का आंसर और? चलो ठीक है, तो मैं अब आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो इन क्वेश्चंस का पर्पस है कि एक इन क्वेश्चंस के थ्रू भी मैं आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। तो कुछ बातें हमने एमसीक्यू के थ्रू भी समझ ली, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 10 ईयर के क्वेश्चंस, ये सब अपने आप में 10 ईयर्स के क्वेश्चन है। ये सब वन वन क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन है 10 ईयर के, जिनको मैंने क्लब करके एक क्वेश्चन बना दिया। तो उसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चन है आपके 10 ईयर के, कि सती सिस्टम कब बैन हुआ, सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो इसका आंसर है 1829, जब राजा राम मोहन रॉय ने कैंपेन करी थी। राइट, राजा राम मोहन रॉय की इंटरेस्टिंग स्टोरी है। राजा राम मोहन रॉय कैंपेन कर रहे थे सती सिस्टम बंद करो बंद करो। एक दिन अचानक इनको कुछ काम पड़ गया, ये कहीं बाहर गए हुए थे 3-4 दिन के लिए, पीछे से इनके भाई की डेथ हो गई। ये घर आए, बड़ा रोए, मदर्स के साथ गले लगकर कि बड़े भैया की डेथ हो गई। कहने के भाभी कहाँ है? तो इनकी मम्मी ने बोला भाभी को तो सती करवा दिया। तो राजा राम मोहन राय वो शॉक्ड कि मैं पूरे समाज को ज्ञान बांट रहा हूँ, मेरे घर में मेरी भाभी सती हो गई। तो इन्होंने अपना घर छोड़ दिया इस बात पे। तो 1829 में सती सिस्टम इन्होंने बैन किया, करवाया, मतलब करा नहीं, प्रोटेस्ट किया था इन्होंने। 1856 में विडो मैरिज बैन हुआ। वैसे मेरा एक कॉमन सेंस था, अगर मैं आपकी जगह होता ना, कि जब सती सिस्टम बैन हुआ होगा तभी तो विडो मैरिज एक्ट बना होगा, समझ रहे हो ना? तभी तो जब विडो बचेगी तभी तो बोलेंगे ना विडो की मैरिज करो। तो इसका मतलब जो भी कुछ हुआ होगा वो 1 के बाद 2 हुआ होगा। और अगर 1 के बाद 2 लूं तो ए हो सकता है और बी हो सकता है। इसका मतलब मैं सी और डी तो नहीं जाऊंगा। ये मैं कुछ नए स्टूडेंट्स को भी समझाना चाह रहा हूँ कि कई बार क्वेश्चन देके ना हम एकदम ना होपलेस हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं 50% पे आप आ जाओगे और फिर तुक्का लगाना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब आप समझ के आंसर ए और बी में है। और इंडियन स्लेवरी एक्ट मैं आपको बता दूं 1843 का है। राइट, 1843 में इंडियन स्लेवरी एक्ट बना था 33 में, लेकिन इसको बैन करा था 43 में। तो एक्ट की बात है तो 33 ले लेते हैं बिल्कुल। और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बहुत फेमस है, इसको अपनी कॉपी पे प्लीज नोट कर लो। 1909, ये वो रिफॉर्म्स है जिसने सबसे पहले मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की और मुसलमानों को रिजर्वेशन दी। और इसीलिए एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, द फादर ऑफ पाकिस्तान वॉज नॉट मोहम्मद अली जिन्ना बट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ये बात किसने बोली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में मुसलमानों को रिजर्वेशन देकर अंग्रेजों ने पार्टीशन के बीज बो दिए थे, इसलिए बहुत फेमस एक्ट है ये 1909। तो अब अगर मैं लगाऊं तो मेरे ख्याल से 1 कर सकता हूं मैं, 3 कर सकता हूं, 2 कर सकता हूं, 4। और ये कहां पे आ रहा है अगर आप देखोगे तो ये है आपका बी फॉर बॉम्बे। करेक्ट, तो उसका आंसर होगा बी। सो होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी स्टूडेंट ने तो खैर आंसर दिया नहीं था, जिन्होंने दिया उनको क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, बी। चलो ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों से ये, जल्दी से आप इसका आंसर बताओ। सीडीएम है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। आपने कभी सॉल्ट सत्याग्रह सुना होगा, गांधी जी की नमक यात्रा, नमक सत्याग्रह, ये है वो फर्स्ट नंबर वाला नमक सत्याग्रह है। चंपारण इंडिगो मूवमेंट, पता नहीं आपने शायद कभी एनसीईआरटी में सुना हो, है ना? नील आंदोलन, चंपारण के किसान थे, गांधी जी ने उनके लिए आंदोलन किया था कि उनको नील की खेती मत करवाओ, उनकी जमीनें बंजर हो जाती है। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी जब ब्रिटिशर्स ने हमें बुलाया लंदन में कि आप आओ और बताओ आपको क्या समस्या है। और सरदार भगत सिंह की डेथ तो आपको पता होनी चाहिए, बहुत फेमस डेट है जिसे हम शहीद दिवस भी मनाते हैं आज भी। तो अपर्णा ने आंसर दिया है डी। और मैं चाहूंगा कि अगर इसका आंसर नीरू सिंह, अंशिका, महक, आई आर, ईशा शर्मा, कृतिका, ये सब स्टूडेंट अगर बताएं।
सो ओनली वन स्टूडेंट गेव आंसर, अपर्णा 5D। ओके चलो ठीक है, मैं आपको, महक ने भी आंसर दिया है, दीपिका मिश्रा का भी आंसर आया है, करेक्ट है। चलो ठीक है, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। वेरी गुड नीरू, चेक करते हैं कि आप सब सही हो या गलत। तो नमक सत्याग्रह नोट कर लो आप, 1930 में गांधी जी ने 12 मार्च की बात है, 1930 जब गांधी जी ने दांडी मार्च किया, दांडी मार्च के नाम से बड़ा फेमस है ये सॉल्ट सत्याग्रह। चंपारण जब गांधी जी जस्ट हिंदुस्तान आए, बस आते ही हिंदुस्तान के लोगों ने इनको पकड़ लिया, कहने के गांधी जी आपकी लीला भी अपरंपार है, अपना देश गुलाम है, साउथ अफ्रीका में लड़ रहे हो, हमारे देश के लिए कुछ करोगे नहीं करोगे। तो गांधी जी जब वापस आए, तो गांधी जी के साथ वापस आते ही चंपारण के किसान आ गए कि हमारे लिए आंदोलन करो और अंग्रेजों को बोलो कि हम नील नहीं उगाना चाहते, राइट। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वैसे वो 3 थी, 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल, 1931 सेकंड और 1932 थर्ड। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जितनी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है ये सब एंड ऑफ द ईयर, तो अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर। तो 1931 मैं अगर दिसंबर ले लेता हूं चलो, तो सरदार भगत सिंह 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह को सुखदेव एंड राजगुरु के साथ हैंग कर दिया गया था, जब इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था फांसी पे चढ़ते हुए। बॉलीवुड की कई सारी मूवीज बन चुकी हैं, एंड आपको अगर याद हो तो बॉबी देओल की एक मूवी है, अजय देवगन की एक मूवी है, रंग दे बसंती में भी इसका पिक्चराइजेशन है। तो सरदार भगत सिंह वॉज हैंग्ड 23 मार्च 1931 और कॉन्फ्रेंस है 1931 दिसंबर। तो अब आपको अगर समझ में आ गया होगा, तो मैं चंपारण को पहले लगा देता हूँ, फिर CDM लगा देता हूँ, फिर सरदार भगत सिंह एंड देन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो 2143, और कहां पर है 2143? D फॉर दिल्ली, करेक्ट। तो इसके थ्रू हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। यस करेक्ट अपर्णा, इन्होंने असेंबली में बॉम्ब फेंका था, उस वजह से ये अरेस्ट हुए थे अपर्णा, लेकिन इनको फांसी मिली थी। इन्होंने सैंडर्स को गोली मारी थी, जिसने साइमन कमीशन के समय लाठी चार्ज किया और लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। तो उसका रिवेंज लिया था इन लोगों ने और सैंडर्स को गोली मारी। तो है कहानी, स्टोरी है, मैं सुनाऊंगा अगर टाइम मिला मेरे को। तो खैर ये हमारे क्वेश्चंस थे, और होप आप लोगों को कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे इन MCQ के थ्रू। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर और स्टार्ट करते हैं। चलो तो चलते हैं अपने टॉपिक पर और करते हैं अपने आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को स्टार्ट। तो हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की कहानी कहाँ से शुरू होती है? वो कहानी शुरू होती है जब कंपनीज हिंदुस्तान में आई। अब कंपनी क्यों आई, उसका क्या रीजन था, लेकिन उससे पहले मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं अंजलि से एंड रीत से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। रीत और अंजलि, आप मेरे को बता सकते हो कि इंडिया में आने वाली सबसे पहली कंपनी कौन सी थी? मैं आपको नाम बता देता हूँ। पोर्चुगीज आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, डच, डेनिस एंड फ्रेंच, ये 5 कंपनियां इंडिया में आई। तो कुछ आइडिया है आपको फर्स्ट कंपनी जो हिंदुस्तान आई और क्या लेने आई? स्पाइसेस, मसाले। सर ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ यस अंजलि, ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके ठीक है। दीपिका ने, मिश्रा ने आंसर दिया है कि पोर्चुगीज। ओके करेक्ट, ठीक है। सर देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी, नीरू। यस सर। ओके ठीक है, चलो चेक करते हैं, देखते हैं कि आप लोग कौन सही कौन गलत। रीत ने ईस्ट इंडिया कंपनी बोला, शुभम ने पोर्चुगीज, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको ना एक मैप दिखा देता हूँ, ये मैप देखो आप और उस मैप को जरा समझना। होता क्या था, चाइना का ना सिल्क बड़ा फेमस था, चाइना सिल्क में नंबर 1 था। और कहते हैं चाइना का सिल्क इतना सॉफ्ट कि एक अंगूठी होती है ना रिंग, उस रिंग के अंदर से पूरी की पूरी सिल्क की साड़ी निकल जाए। थोड़ा ज्यादा ही हो गया, पता नहीं ऐसा बोलते हैं कि इतना सॉफ्ट था। और कहते हैं एक मैच बॉक्स आप ले लो, उस मैच बॉक्स में पूरी की पूरी सिल्क की साड़ी आ जाए। थोड़ा ज्यादा ही है ये भी, पता नहीं कहते हैं ऐसा, इतना सॉफ्ट था सिल्क। और हिंदुस्तान फेमस था अपने स्पाइसेस, मसालों के लिए। आज भी आपको पता है कि ये केरल का जो मालाबार कोस्ट है, ये ब्लैक पेपर, गरम मसाला, ये सब यहाँ के बड़े फेमस है। उस समय यूरोप के मर्चेंट्स हमारे यहाँ पर मसाले लेने आते थे। अब ये यूरोप के लोग मसाले क्यों लेने आते थे? यूरोप की क्लाइमेट है ठंडी, कूल क्लाइमेट। जैसे आजकल हमारे यहाँ पे यूरोप बना हुआ है, पिछले कुछ 1-2 हफ्ते से पूरा अप्रैल ऐसे ही कूल क्लाइमेट में निकल गया।
जबकि मैं घबरा रहा था कि यार अभी गर्मी शुरू होने वाली है, आज भी अभी बाहर बारिश हो रही है। तो ऐसी क्लाइमेट में जो यूरोप के लोग हैं वहां बड़ी ठंड पड़ती है, तो नॉनवेज उनकी नीड है, वो नॉनवेज खूब खाते हैं। और नॉनवेज पे अगर आप मसाले लगा के रख दो तो काफी दिनों तक वो रेंसिड बासी नहीं पड़ते। और मसाले कहाँ से मिलते हैं? इंडिया से। इंडिया मंडी थी मसालों की। तो ये जॉनसन, सिम्सन, ये सब इंडिया में मसाले लेने आते थे। तो जैसे ये हिंदुस्तान आए, इन कहते थे 10 kg स्पाइसेस, तो हम दे देते थे। अब फॉर एग्जांपल हमारा प्रोडक्शन है 15 kg और ये आ रहे हैं मांगने 10 kg स्पाइसेस, तो हमने दे दिया। अगले साल आए, इनकी डिमांड बढ़ गई 11 kg स्पाइसेस, हमने दे दिए। करते करते इनकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे ज्यादा मांगने लग गए, 16 kg स्पाइसेस। तो हमने कहा यार ये पागल हो गए, कर क्या रहा है इतना मसालों का। अब चूंकि कस्टमर खड़ा है दुकान पे, सामान आपके पास कम है, तो हम इनको बोलते थे कि सर वेट करो अभी आते हैं, तो हम पीछे भागते थे। और ये जो आप देख रहे हो ये साउथ ईस्ट एशिया, वो आसियान कंट्रीज, वो बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, ये हमसे भी बड़ी मसालों की मंडी। हम यहाँ से स्पाइसेस लाते थे और जॉनसन को दे देते थे। जॉनसन पूछता भी था कौन से लाया, हम कहते थे सर गोदाम है हमारा पीछे, टेंशन मत लो, बस जब आओ बता दिया करना आने से पहले कितने मसाले चाहिए। तो इस तरह से हम इनका बेवकूफ बनाते रहे, थोड़ा पीछे से लाकर थोड़ा हम अपनी तरफ से मैनेज करके कस्टमर को दे देते थे। क्योंकि कस्टमर को क्यों बताना कहाँ से आ रहे स्पाइसेस, वो अगली बार फिर जॉनसन यहीं चला जाएगा, तो हमारा तो बिजनेस चौपट। ये प्रभु कृपा से हमारा बिजनेस चल रहा था। अब क्या हुआ, जैसे ही मिडिवल इंडियन हिस्ट्री आया तो ये गजनवी, गौरी, ये सब अटैकर आ गए इंडिया में, और ये वाला रास्ता लैंड रूट से इन्होंने हिंदुस्तान पे अटैक करने शुरू करे। तो ये पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। अब आप इमेजिन करो कि कोई जॉनसन मर्चेंट यहां से बिजनेस करने आ रहा है। अब ये तो जॉनसन सिम्सन यूरोप के जो लोग हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड है, ये वही वाले लोग हैं कौन, सॉरी, एक्सक्यूज मी, साइड प्लीज। और ये यहाँ पे बैठे ओसामा बिन लादेन के वंशज AK-47 लेके। तो उन्होंने जॉनसन को रोका, कहने लगे कहाँ जा रहे हो? ये कह रहे मसाले लेने जा रहे थे। तो इसके 2 थप्पड़ लगाए, इसके पैसे वैसे छीने और उसकी पिटाई विटाई करके इसको वापस भेज दिया। ये बेचारा भागा भागा यूरोप वापस गया और उसने यूरोप में जाके ये बात बोली कि वहां से मत जाना, बहुत पिटाई करते हैं। तो ये लोग इतनी दहशत में आ गए कि इन लोगों ने इस रास्ते को फॉलो करना बंद कर दिया। ये अब इस रास्ते से इन्होंने आना ही बंद कर दिया। अब यहां से रास्ता बंद हो गया तो इनके लिए तो हिंदुस्तान खो गया हमेशा के लिए। अब उस समय GPS तो था नहीं जो बताती वो मैडम, टेक लेफ्ट देन राइट भाई खड़क सिंह मार्ग टू अरेबियन सी। अब ये बेचारे कई साल शांत बैठे रहे, तड़पते रहे हिंदुस्तान से मसाले कैसे आएंगे। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया यूरोप में, बड़े बड़े शिप्स बने। और फिर जब बड़े बड़े शिप बने तो तब इन लोगों ने जाना शुरू करा इधर उधर घूमना, क्योंकि शिप खड़ा हुआ है, अब उसे कहीं तो लेके मरना है जाकर। तो तब इन लोगों ने क्या करा, कुछ डिस्कवरी करनी शुरू करी। तो सबसे पहले बार्थोलोमियो डियाज पोर्चुगल से चला और वो चलते 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 यहां तक आ गया शिप से। उसने आके बताया कि यार रास्ता है और यहां तक इंडियन ओशन तक हम लोग जा सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा ढेठ खुला कोलंबस का। कोलंबस चला लेकिन हवा के झोंकों से आपने सुना होगा वो इधर चला गया और उसने यूएसए की डिस्कवरी करी। 1492 में कोलंबस ने यूएसए ढूंढ लिया था। और फिर उसके बाद आया वास्को डी गामा। और अगर आप देखोगे तो ये वास्को डी गामा का ट्रैक रूट है। ये यहां से चलते 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 यहां पहुंचा और जैसे इसने यहां से टर्न किया इसको हिंदुस्तान दिख गया। तो 1498 में मालाबार कोस्ट पहुंचा वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा कौन था? पोर्चुगीज। तो फिर इसने यूरोप में ये बताया कि इंडिया मिल गया, तो इसको फॉलो करते हुए कई सारी कंपनियां, केप ऑफ गुड होप बोलते हैं इसको, और ये सी रूट के थ्रू हिंदुस्तान पहुंचे। अब वैसे देखो कितनी गलत बात है, अब चूंकि अंग्रेज हमारी एनसीईआरटी लिख गए, मेरे को बचपन में मेरी मैम ने पढ़ाया कि इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय वास्को डी गामा। तो मैं बचपन में बेचारा बच्चा, मेरे मन में तो वही सेट हो गया और मेरे मन में बड़ी श्रद्धा पैदा हो गई वास्को डी गामा को लेकर कि यार बताओ इसने हमें ढूंढा, कितने महान लोग थे ये लोग। जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी तो मुझे पता लगा यार ये महान क्या थे, इन्होंने हमें क्या ढूंढा, हम तो ढूंढे ढंढाए बैठे हुए हैं, कोई तो तुम थे। तो तुम ये लिखवाओ ना किताबों में, बुक्स में, कि इंडिया आने वाला दूसरा रूट पोर्चुगीज कंपनी ने ढूंढा। लेकिन एनसीईआरटी में आज तक ये लैंग्वेज है, इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय वास्को डी गामा। करेक्ट। तो खैर मैं आपको ये कहानी इसलिए सुनाई कि मैं आपको ये बता सकूं कि ये थी सीक्वेंस कंपनीज के आने की। तो यहां से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की स्टार्टिंग है
यानी सबसे पहले पोर्चुगीज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी फिर बाद में आई, फिर डच। तो मेरा एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, किससे पूछूं? कृतिका से और गजेंद्र चौहान आज हैं यहाँ पे। सो गजेंद्र जी आपसे पूछ लेते हैं, आज आपकी फर्स्ट क्लास है शायद। गजेंद्र, आपको डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आइडिया, आज ये कौन सा देश है? और अदरवाइज सार्थक बता सकता है, ऋत्विक बता सकता है, स्मृति और स्वाति भी चाहे तो बता सकते हैं। डच ये आज कौन सा कंट्री है? चलो अच्छा, तो मैं बता देता हूँ। डच जो है वो आज है नहीं, यूके तो नहीं है, यूके तो ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई ना। वेरी गुड, नीदरलैंड है, करेक्ट है, वेरी गुड। कुछ महक ने और रीत ने शायद आंसर दिया है नीदरलैंड। तो आज जो नीदरलैंड है ना वो डच है, और ये जो आप डेनिस देख रहे हो ना, डेनिस, ये है डेनमार्क, करेक्ट। और फिर लास्ट में आने वाली कंपनी थी फ्रेंच। तो कोई बात नहीं, आप सब भूल जाना, बस आप इतना याद रखना, फर्स्ट कंपनी पोर्चुगीज, वास्को डी गामा मालाबार कोस्ट पहुंचा, कालीकट एक जगह थी जो आज कोझिकोड के नाम से जानी जाती है, कालीकट था उसका पुराना नाम, आज कोझिकोड है केरल का सिटी। वहां पे वास्को डी गामा एग्जैक्टली पहुंचा, करेक्ट, और वहां पे मिला जैमोरिन नाम के एक रूलर से। खैर कोई बात नहीं, सिर्फ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, पोर्चुगीज पहले थे और फ्रेंच लास्ट में। अब मैं आपको इनके जाने की सीक्वेंस बता दूं कि ये कैसे कैसे हिंदुस्तान छोड़ के गए और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फिनिश हो गई। तो शुरू करने से पहले यहीं पे खत्म कर देते हैं। पहले हिंदुस्तान से सबसे पहले जाने वाली कंपनी, अब मैं जाने की बात कर रहा हूं, ये आने का क्रम है। सबसे पहले हिंदुस्तान से अपना बिजनेस समेट के कौन गया? डेनिस। 1695 में ये लोग यहां से चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि डच कंपनी ने इनको टेक ओवर कर लिया था, तो इनका तो पत्ता साफ हुआ। उसके बाद सेकंड नंबर पे हिंदुस्तान से जाने वाली कंपनी थी डच, क्योंकि डचों के साथ एक बैटल हुई अंग्रेजों की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसका नाम था बैटल ऑफ बेदरा, और ये बात है 1759 की। तो कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनकी लड़ाई हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी खैर बहुत स्ट्रांग कंपनी थी ब्रिटेन की, और डचों का इन्होंने पत्ता साफ किया और ये यहां से चले गए। अब शायद आपके साथ थोड़ा सा शॉकिंग हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद ब्रिटिश सरकार हिंदुस्तान को छोड़ के गए थर्ड नंबर पे, और ये बात है 1947 की। तो इसका मतलब शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर क्या आजादी के बाद फ्रेंच और पोर्चुगीज गए? बिल्कुल। फोर्थ नंबर पे हिंदुस्तान से हमने फ्रेंच कंपनी को बाहर निकाला, 1954 की बात है, ये पौंडीचेरी में बैठे हुए थे, हमने पुडुचेरी से इनको बाहर भगाया। और फिर पांचवें नंबर पे लास्ट में पोर्चुगीज गए, 1961 की बात है, गोवा से, हमने इनको गोवा से बाहर निकाला। तो कुल मिलाकर ये कंपनी इसका जाने का क्रम है, और ये कंपनी इसका आने का क्रम था। ये बताओ पहले, आपको ये सीक्वेंस समझ में आई या नहीं है? यहां तक क्लियर है? दीपिका, सार्थक, रीत, शुभम गर्ग एंड गजेंद्र, नीरू सिंह, नीरू को क्लियर है? ओके ठीक है, डन। Yes. चलो ठीक है, गुड, वेरी गुड, आगे चलते हैं। तो अभी आप लोग ये सोच रहे कि सर ऐसा कैसे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, हम तो यही पढ़ते रहे सारी उम्र की, ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नेशनल मूवमेंट हुआ। बिल्कुल, नो डाउट, अंग्रेज बहुत स्ट्रांग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बड़ी स्ट्रांग थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ना फ्रेंच कंपनी को भी डिफीट कर दिया था ऑलरेडी पहले ही। क्या हुआ कि एक बड़ी फेमस बैटल है, बैटल ऑफ कर्नाटक। तो मैं यहाँ पे पहले थोड़ा सा ये डिस्कस कर दूं। कर्नाटक एक रियासत थी, कर्नाटक, कर्नाटक का एक नवाब था। अब ये जो नवाब था ना, इसकी कहानी वैसी है जैसे शिवसेना में बाला साहब ठाकरे का बेटा है उद्धव ठाकरे और भतीजा है राज ठाकरे। तो एक तो था इसका सन और एक था इसका नेफ्यू, और ये दोनों के दोनों ही डफर, एक होल स्क्वायर और एक होल 5। नवाब की डेथ हो गई, शायद इसकी इसी टेंशन में डेथ हो गई कि अगला राजा बनेगा कौन, क्योंकि दोनों ही बेवकूफ हैं। खैर जब इसकी डेथ हुई तो सन कहने लगा कि पापा मुझे कह गए थे कि अगला नवाब मैं आऊंगा। भतीजा कहने लगा नहीं चचा मुझे कह गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी इनको वॉच कर रहे थे, तो फ्रेंच कंपनी सन के फेवर में आ गई, कह लगे नहीं नहीं तुम्हारे पापा तुम्हें ही कह गए थे। नेफ्यू के फेवर में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, कह लगे नहीं 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 तुम्हारे चचा तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे कि तुम ही बनोगे राजा। तो इस बेस पर ये दोनों कंपनी आपस में भिड़ गई, इन दोनों का फेवर लेके। ये सन और नेफ्यू पीछे हट गए,
कहने लगे तुम दोनों लड़ लो, बता देना कौन जीता। तो कुल मिलाकर बैटल ऑफ कर्नाटक में 3 बैटल्स हुई और इस बैटल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच कंपनी को हरा दिया। ये बात कब की है? ये बात है 1760 की। तो 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच कंपनी को हरा चुकी है और फ्रेंच कंपनी को उन्होंने बोला कि चलो आउट यहां से। फ्रेंच कंपनी का सर प्लीज आप हमें ना पौंडीचेरी दे दो, और बाय गॉड की कसम हम पौंडीचेरी से कभी बाहर नहीं आएंगे। तो तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको पौंडीचेरी गिफ्ट दे दिया, मतलब एज ए चलो यहीं रहो। और ये सारी उम्र पौंडीचेरी चुपचाप बैठे रहे। हमारा नेशनल मूवमेंट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चलता रहा। चूंकि इन्होंने ज्यादा कुछ परेशान नहीं करा तो हमने भी नहीं इनको छेड़ा। और फिर जब सब बाहर निकल गए, फिर हमारी नजर पड़ी फ्रेंच कंपनी पे, तो हमने इनको पौंडीचेरी से बाहर निकाला। इसी तरह से अंग्रेजों ने पोर्चुगीज को भी बहुत पहले हराकर गोवा में फिक्स कर दिया था। ये गोवा में चुपचाप बैठे हुए थे, तो हमने आजादी के बाद फिर गोवा से पुर्तगालियों को बाहर निकाला। तो बाब मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कंपनी कैसे कैसे आई और कैसे कैसे कंपनी यहां से गई। तो उसमें 2 बैटल्स बड़ी फेमस है, बैटल ऑफ बेदरा एंड बैटल ऑफ कर्नाटक, जो आपको नोट कर रही थी अपने कॉपी पे। तो बेदरा की बैटल डच और ईस्ट इंडिया कंपनी, बैटल ऑफ कर्नाटक फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आई थिंक होप यहां पर पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब मैं चलता हूं आगे, नेक्स्ट पर आते हैं। तो ये रही, अगला अगला पॉइंट पर आते हैं। मुगल सत्ता, जब मुगलों का रूल था तो ये मुगल एम्पायर, आप देखो कितना वास्ट मुगल एम्पायर। और धीरे धीरे औरंगजेब के बाद ये सब कुछ खत्म हो गया और फिर कंपनीज ने पूरे इंडिया को टेक ओवर कर लिया इंडिया में आकर। ठीक है, ये वो बहादुर शाह जफर नहीं, ये बहादुर शाह औरंगजेब के बाद। तो ये क्वेश्चन है 10 ईयर का जो मैंने आपके एग्जाम में देखा कहीं पर, कि फर्स्ट मुगल एम्परर कौन था, लेटर मुगल एम्परर औरंगजेब के बाद। तो आपका आंसर होगा बहादुर शाह फर्स्ट। इसका रियल नेम था मुअज्जम, और ये 63 ईयर की एज में बैठा, जिसको शाह बेखबर के नाम से जानते थे। करेक्ट। तो औरंगजेब के बाद ये बैठा और इसी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज, स्पेन, डच, ये सब टेक ओवर करने लग गए हिंदुस्तान को। चलो खैर आगे चलते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। तो पहले हम लोग देखो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ना 2 फेज हैं। फेज नंबर 1 है 17 फेजेस की बात कर लेते हैं। एक है अर्ली फेज। अर्ली फेज जो मैंने अभी आपको पढ़ा दिया कि कैसे कैसे कंपनीज आई और क्या पर्पस था आने का। दूसरा फेज, यानी ये फेज जो है ये कब से कब तक है, 1498 से 1707, जब ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आई और बिजनेस 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 कर रही है, ट्रेड एंड कॉमर्स, स्पाइसेस खरीद रही है इंडिया से और कॉटन। फेज नंबर 2 है 1707 से 1857 का फेज अब मैं डिस्कस कर रहा हूं। औरंगजेब के बाद से लेकर 1857 के रिवोल्ट तक इन्होंने कैसे हिंदुस्तान को कैप्चर किया। और फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का 3rd फेज हम डिस्कस करेंगे कि रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी वापस चली गई, ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल हो गया इंडिया में, उसने कंपनी को वापस बुला लिया। और फिर 1858 से 1947 आजादी तक ब्रिटिश पार्लियामेंट का इंडिया पे रूल रहा। तो अभी हम फेज 1 हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम आते हैं फेज 2 पर। तो अब नेक्स्ट हाफ एन आवर फेज 2 और फिर उसके बाद नेक्स्ट हाफ एन आवर फेज 3 पर डिस्कस करेंगे। तो क्लियर हो रहा है आप लोगों को ना कि हम क्या कर रहे हैं क्लास में? सर आप एक बार जो लास्ट में आपने वॉर बताई थी, 2 बैटल्स बताई थी, कर्नाटक और सेकंड कौन सी थी, उसे एक बार रिपीट कर देना। बैटल ऑफ कर्नाटक। हाँ बैटल ऑफ कर्नाटक मैंने आपको बताया था, जो फ्रेंच कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। ओके, और सेकंड कौन सी थी? हाँ, सेकंड वॉर, सेकंड बैटल बैटल कौन ऑफ सी? बेदरा। बेदरा। हाँ, जो डच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। ओके सर, थैंक यू। ये देख रहे हो आप, ये स्क्रीन पे अभी आ गया होगा। करेक्ट। चले आगे हम। यस सर। ओके, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब मुगल सत्ता कमजोर हुई, वीक हुई, तो जितनी भी कंपनीज थी उनके लिए हिंदुस्तान को अब कैप्चर करना है। अब कैप्चर करने के लिए अगर आप देखोगे
तो ये कुछ रियासतें हैं बड़ी फेमस, और इनको आपको कंट्रोल करना। अब ये कौन कौन सी रियासतें, यानी इनके दुश्मन कौन कौन है। एक तो दुश्मन मुगल सी हैं, लेकिन मुगल वीक है, यानी वो प्राइम मिनिस्टर है, और ये रियासत के नवाब, एक तरह से आप मान लो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो एक तो है बंगाल की रियासत, जिसको आपको ठिकाने लगाना है, यानी एक समस्या है बंगाल। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ी रियासत है वो है अवध। फिर है सिख महाराजा रंजीत सिंह, इनको भी आपको हराना है। फिर मराठा शिवाजी और पेशवा, इनको आपको हराना है। और फिर पांचवा कौन है, हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो हैदराबाद खैर उतनी बड़ी रियासत नहीं, हैदराबाद का निजाम भी एक समस्या है, लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग समस्या नहीं है। और जाटों के साथ भी उनका कोई इतना बड़ा इनके लिए समस्या प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी मेनली 6 रियासत अगर ये हरा दे तो हिंदुस्तान पे इनका कब्जा हो जाए, ये टेक ओवर कर सकते हैं इंडिया को। तो 6 रियासतों को इन्होंने 1 बाय 1 डिफीट किया। तो खैर हम अपनी क्लास में 6 की 6 रियासतों की स्टोरी तो नहीं डिस्कस करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट रियासत को इन्होंने कैप्चर किया वो थी बंगाल, जो इनका फर्स्ट टारगेट था। क्यों? क्योंकि बंगाल सबसे रिच प्रिंसली स्टेट है, और यहां को लूटने का मतलब है कि यहां से आना पैसा, और इस पैसे के थ्रू फिर हम बाकी अवध, सिख, मराठा, हैदराबाद और मैसूर को संभाल लेंगे। तो अभी हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे इन्होंने बंगाल को टेक ओवर किया, और बंगाल रियासत को टेक ओवर करने का रीजन क्या था। हाँ, जाट्स वर नेवर डिफीटेड बाय एनीवन, ये बात ठीक है, लेकिन वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं थे कि मुगल या ब्रिटिशर्स को हिंदुस्तान को कैप्चर करने से रोक पाते। इसलिए आप पूरा इतिहास खंगाल लेना, जाटों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई बहुत बड़ी बैटल नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से आप ऐसे मान के चलो कि बिना बैटल के एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, जिसमें दोनों ने कुछ ना कुछ आपस में एक दूसरे को हेल्प कर दी इनडायरेक्टली। करेक्ट। खैर, अब आते हैं बंगाल की बात करते हैं, यानी ये बंगाल की रियासत क्या थी, और बंगाल क्यों इनके लिए इंपॉर्टेंट था, और इन्होंने कैसे बंगाल को कैप्चर किया। तो बंगाल का सबसे पहला नवाब था मुर्शीद कुली खां। जब औरंगजेब की डेथ हुई, यस, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बंगाल में जब इन्होंने देखा कि बंगाल बहुत रिच प्रिंसली स्टेट है, तो तब इन लोगों के समय, उस समय बंगाल का नवाब कौन है, बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला। तो ये नाम आप नोट कर लेना, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब है। सिराज शॉर्ट फॉर्म में आप सिराज भी लिख सकते हो, सिराज, ये बंगाल का नवाब है। और ये बात मैं कब की कर रहा हूँ, 1757 की बात कर रहा हूँ। करेक्ट। और इसका एक सेनापति है, कमांडर इन चीफ मीर जाफर। तो इन्होंने पहले तो एक मीटिंग रखी मीर जाफर के साथ। इन्होंने मीर जाफर से बोला कि मीर जाफर, हमने सुना आप बंगाल के नवाब बनने के बड़े सपने देखते हो। मीर जाफर ने कहा हाँ सर, चाहता तो हूं मैं बंगाल का नवाब बन जाऊं। तो कहने के चल ठीक है, काम कर, तू आर्मी का कमांडर है सिराजुद्दौला की, आर्मी चीफ है, तो हम सिराज पे अटैक करेंगे, सिराजुद्दौला पे, तू हमें हेल्प कर, और अगर हम जीते तो हम तेरे को नवाब बना देंगे। तो ये डील साइन हो गई, और सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बैटल हुई, और इसी बैटल का नाम है बैटल ऑफ पलासी। राइट। और ये बात कब की है, 1757 में बैटल ऑफ पलासी हुई, और इस बैटल में सिराजुद्दौला हार गया, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, और इन्होंने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग मीर जाफर को बना दिया बंगाल का नवाब। तो अब बंगाल का नवाब आफ्टर बैटल ऑफ पलासी कौन बन गया, मीर जाफर। तो वैसे मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, इन्होंने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया क्यों? अगर ये चाहते तो ना भी बनाते, ये तो जीत ही चुके थे। तो आप में से कोई बताएगा कि क्या पर्पस रहा होगा बंगाल का नवाब इसको, क्योंकि बोल देते कि हम लोग नहीं बनाएंगे, कर देते चीटिंग मीर जाफर से। ऐसा कौन सा है, प्रभु श्री राम की फैमिली को बिलोंग कर रहे, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो कोई आंसर है गजेंद्र के पास, अगर कोई आंसर हो। सर उनको इंटरनल जो भी मतलब जो भी वहां पर होगा वो सब कुछ पता होगा मे बी। ओके, ठीक है।
सो ठीक है, दीपिका ने भी आंसर दिया, गजेंद्र ने भी आंसर दिया कि सर रिवोल्ट ना हो जाए। बिल्कुल, असल में ना इनको ये डर था कि एक बंगाली फेस सामने बैठा रहे, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स को सामने देके जनता रिवोल्ट ना कर दे। और फिर एक कम्युनिकेशन गैप भी है ना, अब ये सब बंगाली हैं, ये सब वही है जल खाबो, रसगुल्ला और ये सब, सॉरी एक्सक्यूज मी थैंक यू। तो इनको लगा कि एक कम्युनिकेटर बीच में बैठा रहे जो हमारी बात जनता तक पहुंचाए और हमारे लिए रेवेन्यू का कलेक्शन करे। खैर, मीर जाफर 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब बना, लेकिन मीर जाफर की हालत खराब हो गई, क्योंकि ये रेवेन्यू का इतना प्रेशर डालते थे मीर जाफर के ऊपर कि मीर जाफर ने हाथ खड़े कर दिए 3 साल के बाद। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आया, कहने का कि सर बस मेरा जो है वो जो शौक था, जो मेरा पैशन था बंगाल का नवाब बनने का, वो सर पूरा हो गया। और बस मैं इतना ही चाहता था सर, मैं 2-3 साल, बस इससे ज्यादा नहीं बनना था मेरे को नवाब। तो मैं चल रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगा, अब मैं ये रिजाइन करता हूँ यहाँ से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसके सर हो गई, कहने लगी कि मीर जाफर ऐसे कैसे जा सकते हो, यहाँ कौन बनेगा नवाब। मीर जाफर को ये बात पता थी कि ये मेरे को रोकेंगे, तो मीर जाफर अपने साथ ऑप्शन लेकर आया था। मीर जाफर ने कहा सर आप टेंशन मत लो, ऑप्शन भी है मेरे पास, मेरे दामाद हैं एक, वो बड़े टैलेंटेड है, मीर कासिम। कहते हैं इसकी अपने दामाद से बनती नहीं थी, क्योंकि इनकी जो बेटी थी उसने भाग के शादी की थी, तो मीर कासिम के साथ मीर जाफर के रिलेशन ज्यादा ठीक ठाक थे नहीं। तो उसने जानबूझ के मीर कासिम का नाम उनको बता दिया कि सर मीर कासिम है, मेरे दामाद है, बहुत टैलेंटेड है, उनको भी आप नवाब बना सकते हो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम को उठा ली घर से कि चलो तुम्हारे ससुर जी बड़ी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। तो अब अगला नवाब बन गया मीर कासिम। मीर कासिम के साथ इनके रिलेशन ठीक ठाक चल रहे थे, नो डाउट वो बहुत टैलेंटेड था। लेकिन 4 साल के बाद कुछ टैक्स इश्यूज को लेकर मीर कासिम के साथ इनके रिलेशन खराब हो गए, और मीर कासिम के ऊपर इन्होंने एक टैक्स डिस्प्यूट को लेकर इतने गुस्सा हुए कि इन्होंने मीर कासिम के ऊपर अटैक कर दिया। अब ये बेचारा भागा भागा पहुंचा हेल्प लेने मुगल एम्परर, और उस समय मुगल एम्परर, इस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, 1764 की बात कर रहा हूँ। उस समय मुगल एम्परर है शाह आलम सेकंड, ये मुगल एम्परर बैठा हुआ है 1764 में। अब ये सब डरपोक टाइप के रूलर है मुगल्स। इसने दरवाजा नॉक किया, डोर नॉक किया, शाह आलम ने डोर ओपन किया, इसने कहा हाँ बोलो। कहेंगे नहीं कुछ नहीं सर, वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अटैक करने आए थे, तो प्लीज आप मेरी हेल्प करो। इसने डोर क्लोज करा, इसने कहा भाई साहब यहाँ क्यों आ गए, आपकी वजह से मैं फंस जाऊंगा, ये मेरे ऊपर अटैक कर देंगे। तो मीर कासिम ने कहा सर प्लीज हेल्प करो मेरी। इसने डोर ओपन किया, इसको उठाया और ये दोनों भागे। और ये दोनों भाग के पहुंचे अवध के नवाब के पास, शुजाउद्दौला। अवध के नवाब ने भी इनको बोला कि सर आप लोग यहाँ क्यों आ गए, आपकी वजह से मेरे ऊपर अटैक कर देंगे। ये माने नहीं, कहने लगे नहीं हेल्प करनी पड़ेगी। अवध का नवाब भी उस समय बड़ा स्ट्रांग था, खैर डरता वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी से था। तो ये तीनों भागे अपना अपना घर छोड़कर, और इन तीनों की आगे जाके पिटाई हुई, और ये बैटल कहलाई बैटल ऑफ बक्सर। तो अब आप समझ गए ये बैटल क्यों हम लोग क्लासेस में डिस्कस करते हैं। 1764 में ये बैटल हुई, और ये किस किस के बीच बैटल है अगर आप देखोगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बैटल में 3 लोगों को हराया। किसको? बंगाल को हराया, अवध को हराया, और मुगल्स को। तो ये दोनों बैटल हम क्यों पढ़ाते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस में। बैटल ऑफ प्लासी वो बैटल थी जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान में पांव रखने की जगह दी, एक प्लेटफॉर्म मिला। और बैटल ऑफ बक्सर वो बैटल थी जिसने डिक्लेयर कर दिया कि अब हिंदुस्तान में कौन रूल करने वाला है, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों? क्योंकि आपने उस समय मुगल्स को डिफीट कर दिया इस बैटल से, और 2 बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट, जैसे आप ऐसे मानो आज कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का सीएम हार गया, राइट, और उसके बाद दूसरा बड़ा स्टेट कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र डिफीट हो गया। तो यानी आपने यूपी जीत लिया, आपने महाराष्ट्र जीत लिया, आपने दिल्ली जीत लिया, तो उसका मतलब आपने हिंदुस्तान जीत लिया, करेक्ट। तो उस समय बंगाल, अवध और दिल्ली इनके कब्जे में आ गया। तो ये थी कहानी बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर की। ये बताओ पहले ये बात समझ में आ गई? मीर कासिम वॉज सन इन लॉ, करेक्ट, मीर कासिम वॉज द सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर। ठीक है, डन। और ये बैटल, बैटल ऑफ बक्सर, एक क्वेश्चन आया था कि बैटल ऑफ बक्सर किस ट्रीटी से एंड हुई, यानी लास्ट में इन्होंने एक ट्रीटी करी इन सबके साथ, और उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, राइट, 1765 में। तो ये तो रही कहानी बंगाल की। उसके बाद इन्होंने एक एक करके सारी रियासतों को टेक ओवर किया। जैसे उसके बाद अगर मैं देखूं तो हैदर अली को डिफीट किया, टीपू सुल्तान और हैदर अली को हराया इन्होंने, राइट। उसके बाद अगर आगे चलें तो
महाराजा रंजीत सिंह को अगर आप जानते हो तो पंजाब इन्होंने कैप्चर किया, और करते 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 पूरे हिंदुस्तान में इनकी सत्ता इन्होंने काबिज कर ली। करेक्ट। तो अब हम 1857 के रिवोल्ट पर आते हैं। पहले ये बताओ कि आपको यहां तक की कहानी क्लियर है जो हमने डिस्कस की? बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ कर्नाटक और बैटल ऑफ बेदरा, ये 4 बैटल्स क्लियर है आपको? Yes, sir. ओके। ओके ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो खैर अब हम आते हैं सेकंड फेज के एंड पर। तो मैं एक बार आपको फिर से वो मैप दिखा देता हूं, पहले इंडिया का मैप। यानी इस मैप को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिर से क्लियर करते हैं। तो देखो, बंगाल जीत लिया, अवध जीत लिया। सिखों में महाराजा रंजीत सिंह को इन्होंने डिफीट नहीं करा था, महाराजा रंजीत सिंह को। महाराजा रंजीत सिंह के बाद उनके रूलर्स जो हैं वो वीक रूलर्स आए और इन्होंने पंजाब कैप्चर किया। मराठास में पेशवाओं को, जब पेशवा वीक हुए, कुछ पेशवा बाद में वीक आए, जैसे बाजीराव सेकंड था, तो इन्होंने मराठों को टेक ओवर करा, पेशवाओं के साथ सब्सिडरी अलायंस कर ली। हैदराबाद के निजाम को इन्होंने डिफीट कर दिया। तो करते 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 पूरा हिंदुस्तान इनकी मुट्ठी में आ गया। और उसके बाद कहानी शुरू हुई शोषण की, एक्सप्लॉयटेशन की। अब यहाँ पे हम आते हैं सेकंड फेज के एंड पॉइंट पर। देखो हुआ क्या। अब आप इसे ऐसे मान के चलो कि इन्होंने 5 लोगों को ना हिंदुस्तान में नाराज कर दिया। अब ये 5 लोग कौन थे? तो आप इसे ऐसे मान के चलो कि एक तो है इंडिया में जो पहला सेक्शन है वो है फार्मर। करेक्ट। अब ये जो पीजेंट है ना, इसको ये कंपेल कर रहे हैं कि आप ना कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फार्मर हूं, तो ये मेरे पास आए, कह लेंगे पुनीत जी क्या ग्रो करते हो आप? मैंने कहा सर गेहूं और चावल उगाता हूँ और प्रभु के गुण गाता हूँ। कह लेंगे ठीक है पुनीत जी, कल से आप ना यहाँ पे इंडिगो कैश क्रॉप्स ग्रो करोगे। मैंने कहा कैश क्रॉप्स ये क्या होती है? तो उन्होंने कहा कि कैश क्रॉप्स होती है इंडिगो। राइट। आप इंडिगो का प्रोडक्शन करोगे, आप कॉटन का प्रोडक्शन करोगे, आप शुगर केन का प्रोडक्शन करोगे। तो मैंने इनको मना कर दिया। मैंने कहा सर मैं इन चीजों को नहीं उगाऊंगा, मेरी जमीन बंजर हो जाएगी। तो इन्होंने मेरे से कहा कि ठीक है मिस्टर पुनीत, वी हैव 2 ऑप्शंस फॉर यू। मैंने कहा सर ऑप्शंस बता दो फिर। कहने के ऑप्शन ये है कि या तो आप पिट के मांजो या बिना पिटे, जैसे आपको ठीक लगे। अब चूंकि मैं गरीब किसान, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी से तो भिड़ने नहीं वाला, तो मैं मान गया। और इन्होंने मेरे को कंपेल करके मेरी जमीन पे इंडिगो का प्रोडक्शन शुरू करा, जिससे मेरी जमीन बैरन हो गई। तो मैं नाराज। उसके बाद बात आती है इंडस्ट्री की, यानी जो बिजनेसमैन थे, जो बिजनेस क्लास थी। अब जो उस समय की इंडस्ट्री थी ना इंडिया की, उसको ये लोग क्या करते थे, उसको कच्चा माल लेने नहीं देते थे फार्मर से, क्योंकि सारा का सारा कच्चा माल, रॉ मटेरियल ईस्ट इंडिया कंपनी फार्मर से लेके कहाँ भेजती थी? ब्रिटेन। और वहां से फिनिश गुड्स बनकर आते थे इंडिया में बिकने। तो इंडस्ट्री को क्या नहीं मिल रहा? रॉ मटेरियल। तो ये बर्बाद, इसे बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंडिया का, ये खत्म हुई, कोलैप्स हुई। तीसरा बंदा नाराज है इनसे, आर्मी। अब ये आर्मी क्यों नाराज है? जितने भी सोल्जर्स थे वो इंडियन सोल्जर्स थे। अच्छा, हमारे यहाँ तो शुरू से बेरोजगारी है, और जो हमारे बेचारे ये पहाड़ी नेपाली जो इस तरह की कास्ट है, ये बड़े सीधे साधे होते हैं। इनको टोपी वोपी पहना के भाले देके खड़ा कर देते थे, ये भी बेचारे सीधे साधे थे। जी साहब जी बताओ कहाँ जाना है अटैक करने? तो हुआ क्या, इन लोगों का कोई प्रमोशन नहीं, कोई इनका सैलरी इंक्रीमेंट नहीं। 25-25 साल इनको जॉब करते हुए हो गए। इनकी अगर सैलरी 1 रुपीज मंथली है तो वो 1 रुपीज मंथली ले रहे हैं, लेकिन है ये पैदल सिपाही। और ऊपर से इनको वो कारतूस, आपने वो सुना होगा मंगल पांडे वाली स्टोरी, वो इनको बुलेट्स दे दी जिसमें काओ और पिग के फैट्स लगे होते थे, वो ग्रीसिंग, कि जब आप उसका पिन खोलोगे तो अगर मैं हिंदू हूं और मुझे पता लग जाए कि काओ के फैट्स हैं, तो मेरा धर्म भ्रष्ट, मेरे सेंटिमेंट्स जो है वो थोड़े से डिस्टर्ब हुए। और अगर मैं मुस्लिम हूं तो मुझे पता लग रहा है कि पिग के फैट्स हैं। तो इस बात से आर्मी भी अभी धीरे धीरे सुगबुगाहट है। तो आर्मी नाराज, फार्मर नाराज, इंडस्ट्री नाराज। और चौथा बंदा जो नाराज हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, नवाब। अब ये नवाब क्यों नाराज है? अगर आपने कभी सुना हो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्या आप में से कोई स्टूडेंट जानता है ये टर्म? आपने कभी हिस्ट्री में सुनी है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? और इसको हिंदी में बोलते थे हड़प नीति।
तो ऋत्विक, शुभम, Yes, sir. स्मृति और स्वाति Yes, निगम sir. से मेरा क्वेश्चन है। यस, क्या थी ये पॉलिसी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी ये थी असल में कि अगर आपके किसी भी नवाब के कोई बच्चा नहीं है ना, हाँ, नेचुरल एयर नहीं है, तो हम उसको टेक ओवर कर लेंगे। जैसे मतलब क्या था कि फॉर एग्जांपल स्वाति, जैसे कोई नवाब है, उसका बेटा नहीं है, तो ये उसको टेक ओवर कर लेंगे, उसकी रियासत को टेक ओवर कर लेंगे। बेटा है, आपका है, माइनर है, एडल्ट नहीं है, तो भी टेक ओवर कर लेंगे। आपका बेटा नहीं है, आपने अडॉप्ट कर लिया, तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम उसको टेक ओवर कर लेंगे। चौथी कंडीशन, आपका बेटा है, आपका अपना है, एडल्ट है, तब भी टेक ओवर कर ही लेंगे, कोई और बहाना लगा देंगे, मतलब कुछ ना कुछ बहाना लगाएंगे। तो इसको बोलते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस पॉलिसी के थ्रू इन्होंने कई सारी रियासतों को हड़प लिया और इसका जन्मदाता था लॉर्ड डलहौजी। आपने शायद ये क्वेश्चन कभी देखा हो। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसका थिंक टैंक था? इसके पीछे थिंक टैंक कौन है? लॉर्ड डलहौजी। तो नवाब नाराज क्योंकि उनकी रियासतें छिन गई, और कॉमन मैन को तो इन्होंने परेशान कर ही रखा है। मैंने पढ़ा था कहीं पर कि दुकानों पे, रोड्स पे कई जगह लिखा होता था, जैसे अब मान लेते हैं अभी तो ऑनलाइन क्लास चली, आप लोग अपने घर पे हो, जब हम ऑफलाइन क्लास लेते थे तो कुछ क्लासेस के बीच पे ना गैप होते थे, तो बच्चे बाहर निकलते थे, तो कोई कुलचे छोले का रहा है, कोई छोले भटूरे, कोई डोमिनो पिज्जा चला गया, कोई मैगडी चला गया आधे घंटे के गैप में। अब आप ऐसे मान के चलो आपकी ऑफलाइन क्लास चल रही है और सामने डोमिनो का वो हो आउटलेट, और आप का सेंटर उसके सामने हो, जैसी क्लास खत्म हुई आप सारे डोमिनो गए, लेकिन बाहर ही बोर्ड लगा है, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो कितनी बेइज्जती है। तो इस तरह से कॉमन मैन की इंसल्ट होती थी। तो ये पांचों लोगों का गुस्सा फूटा एक ही साल, और वो साल था 1957 का रिवोल्ट। तो ये थी हमारी 1857 का रिवोल्ट। तो आपको समझ में आया होगा कि 1857 के रिवोल्ट में कितने लोगों ने, हिंदुस्तान के कितने सेक्शन ने सोसाइटी के रिवोल्ट किया? 5 लोग, फार्मर्स, इंडस्ट्री, नवाब, आर्मी और कॉमन मैन। तो इस रिवोल्ट से रिलेटेड अब हम 10 इयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, और फिर ये हमारा सेकंड फेज खत्म होगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। तो पहले मुझे ये बताओ कि यहां तक क्लियर है? कोई पॉइंट जो ना समझ में आया हो? इज इट क्लियर Gritika and other students? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है ठीक है। तो अब देखते हैं कि 1857 के रिवोल्ट में क्या हुआ। तो सबसे पहले मंगल पांडे का आपने वो मूवी भी देखी होगी, आमिर खान की एक मूवी आई थी 2005 के आसपास, मंगल पांडे भी एक सैनिक था, एक सोल्जर था, और कहते हैं 1857 के रिवोल्ट की शुरुआत मंगल पांडे से ही हुई। तो इसने भी अपने ऑफिसर को गोली मार दी उसी नाराजगी में कि वो फैट्स थे ना काऊ और पिग के, और फिर बाद में खैर इसको कैप्चर कर लिया, इसको पकड़ लिया, अरेस्ट करे और इसको फांसी की सजा दी। तो 29 मार्च 1857 में कहते हैं कि मंगल पांडे को अरेस्ट करके फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, तो मंगल पांडे से स्टार्टिंग मानी जाती है 1857 रिवोल्ट की। अब 1857 रिवोल्ट की अगर बात करें तो अलग अलग जगह पे ये रिवोल्ट हुआ। तो उस समय मुगलों का लास्ट रूलर कौन था? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह सेकंड। तो ये अलग अलग रियासतों में अलग अलग नवाब रूल कर रहे थे, जिनकी रियासतें छिन गई और इन्होंने रूल किया। तो ये क्वेश्चन भी ना एक दो बार मैंने एग्जाम्स में देखा, जैसे झांसी से तो बहुत फेमस है रानी लक्ष्मीबाई, सबको पता है। आपने कभी तात्या टोपे का नाम सुना हो? ये ग्वालियर से फाइट कर रहे थे 1857 का रिवोल्ट। राइट। तो आपको बस इतना याद रखना है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है तात्या टोपे, एटलीस्ट याद रखना। ग्वालियर से इन्होंने 1857 का रिवोल्ट लड़ा। और लास्ट मुगल एम्परर कौन था? बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा, दिल्ली से, करेक्ट। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट 1857 रिवोल्ट के। मंगल पांडे वाली स्टोरी,
और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 ईयर का कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसका जन्मदाता कौन था? तो मैंने भी आपको बताया लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे हिंदुस्तान के। 1848 से 1856 इनका टाइम पीरियड था और इन्होंने एक एक करके सारी की सारी रियासतें हड़प ली। तो झांसी को, उदयपुर, सतारा, और कहते हैं कि बाद में अवध, लास्ट रियासत थी अवध जिसको इन्होंने हड़प लिया। वैसे कहते हैं कि अवध के ऊपर ये फंडा फिट नहीं बैठ रहा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, तो उन्होंने इसके ऊपर ब्लेम लगाया कि आपका सिस्टम जो है ना माल फंक्शनिंग चल रहा है आपके यहाँ पर, मिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसके ऊपर मिस एडमिनिस्ट्रेशन का ब्लेम लगाकर अवध को हड़प लिया। तो लास्ट रियासत जो इन्होंने हड़पी वो कौन सी थी? अवध। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस स्लाइड में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जन्मदाता कौन था? लॉर्ड डलहौजी। एंड लास्ट रियासत जो इन्होंने टेक ओवर की दैट वाज अवध। करेक्ट। और पिछली स्लाइड में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि दिल्ली से कौन फाइट कर रहा है? बहादुर शाह जफर। एंड ग्वालियर से कौन फाइट कर रहा है? तात्या टोपे। करेक्ट। अच्छा, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, ये सभी ने रिवोल्ट किया लेकिन फाइनली हुआ वही जो होना था। देखो, एक बात तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज और शेयर करूंगा। जैसे मेरे को भी बचपन में बताया गया था कि बुंदेलों ने पढ़ी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी झांसी का आप ये इमेज देख के आपको आइडिया लग गया होगा। तो मेरे मन में भी बड़ी श्रद्धा पैदा हुई महारानी लक्ष्मीबाई को देख कर कि यार मतलब देखो ये फाइट कर रही है। तो मैं ये सोच रहा था कि शायद ये हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। बाद में मुझे पता लगा कि ये आजादी के लिए कोई नहीं लड़ रहा, ये अपनी रियासतों के लिए लड़ रहे हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई को इसलिए सैल्यूट है कि वो फीमेल होते हुए बैटलफील्ड में आ गई, क्योंकि इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और इनके अडॉप्टेड चाइल्ड को ब्रिटिशर्स नहीं मान रहे थे और इनकी रियासत हड़प ली। तो रानी लक्ष्मीबाई खुद आ गई मैदान में, तो इसलिए इनकी बड़ी प्रेज होती है। लेकिन इनमें से कोई भी उस समय भारत की आजादी के बारे में नहीं लड़ रहा। तो 1857 का रिवोल्ट वाज नॉट द फ्रीडम फाइटिंग स्ट्रगल। और ये क्या स्ट्रगल है वो अब आपको समझ में आ गया होगा। सब अपनी अपनी रियासतों के लिए लड़ रहे हैं। करेक्ट। खैर, नतीजा क्या निकला? एंड ऑफ द रिवोल्ट क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, नो डाउट। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये बात पता लग गई और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनको लगा दी डांट। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को बड़ा शॉकिंग हुआ कि यार तुमने हमसे वीजा लिया था बिजनेस करने का, तुम हिंदुस्तान को खा गए। कितनी गलत बात है, कितनी इंसल्ट करवा दी तुमने इंडियंस के सामने ब्रिटेन की। क्या सोच रहे होंगे वो हमारे बारे में? वापस आओ, हम जाएंगे वहां पर। असल में इनको ये बुरा लगा कि अकेले खा गए, हमें क्यों नहीं बताया, हमें भी खिलाते। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का चैप्टर क्लोज एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट का चैप्टर अब होगा शुरू। डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन स्टार्ट होगा। और जिस समय रिवोल्ट हुआ उस समय हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो कैनिंग का टाइम पीरियड क्या था, ध्यान से देखना। 1856 से लेकर कैनिंग बैठेगा 1861 तक। तो 56 से लेकर 57 तक तो ये है गवर्नर जनरल। लेकिन बाद में इसकी पोस्ट का नाम चेंज करके रख दिया गया वॉइस रॉय। तो अब ये बाद के जो ये ईयर्स है ना, ये लास्ट के 4 ईयर्स ये कैसे रूल कर रहा है? एज ए वॉइस रॉय। अब ये वॉइस रॉय क्या होता है? वॉइस रॉय का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन, क्वीन का प्रतिनिधि। तो अब आप कुछ भी यहां पे करोगे तो आप किससे परमिशन लोगे? क्वीन से। और उस समय क्वीन कौन है? क्वीन विक्टोरिया। तो इसका मतलब सीधा सीधा सिंपल सी बात यह है कि 1707 से लेकर 1857, या मैं चलो ऐसे बोलूं कि जब से ब्रिटिश कंपनी इंडिया में आई 1600 से लेके 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है। और अब 1858 से लेकर 1947 किसका रूल होगा? ब्रिटिश क्राउन, यानी क्वीन, जो भी क्वीन बैठेगी उसका रूल। लेकिन अभी कौन है 58 में? क्वीन विक्टोरिया। पहले ये बताओ, यहां तक समझ में आ गया? अंशिका को, अनिष्का को एंड अदर स्टूडेंट्स को, रीत को, शुभम को, स्मृति, स्वाति, स्वीटी, विवेक, राघव, आलोक, अंजलि, क्लियर है आप लोगों को? ये सारे पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं? ओके, थैंक यू। चलो ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट फेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो अब हम डिस्कस करेंगे 1858 से लेकर 1947 तक क्या हुआ।
तो ये एक पूरी स्टोरी लाइन है, अब इसको ध्यान से सुनना वन बाय वन। खैर क्वीन आ गई रूल करने, और क्वीन ने हमसे सॉरी बोला, सारे नवाबों की रियासतों से बोला कि सॉरी, गलती हो गई, ये बेवकूफ है ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। अच्छा हम भी ना छोटे मोटे क्रैक नहीं थे, हम भी क्रैक का होल क्यूब थे। जब हमारे यहाँ पे सती प्रथा बैन हुई, राजा राम मोहन रॉय जैसे पढ़े लिखे लोगों ने हमें थोड़ा एजुकेट करने की कोशिश करी अंग्रेजों के थ्रू, तो हमने अंग्रेजों को पत्थर मारे। हमने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कल्चर को छेड़ने की, इतना महान कल्चर हमारा, कि एक महिला अगर कूदेगी नहीं चिता पे तो उसके लिए इंद्र स्वर्ग के दरवाजे कैसे खोलेगा भाई? तो आपने तो उसके लिए हेवन के डोर ही क्लोज कर दिए। मतलब ये मेंटेलिटी थी हमारी। तो वो हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, हम उनको पत्थर मार रहे हैं। और क्वीन आई, क्वीन ने कहा सॉरी ये बेवकूफ है ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, इतना महान कल्चर बताओ आपका छेड़ रहे हैं। तो बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप सती प्रथा कंटिन्यू करो, आपको दुआओ दोबारा से। तो क्वीन ने आके तो सब कुछ स्पेसिफाई कर दिया। अच्छा क्वीन समझदार है, क्लेवर है, उसको तो अच्छा है कि जितने हम बेवकूफ बने रहे, कुएं के मेंढक बने रहे, क्या जरूरत है इनको एजुकेट करने की, मतलब एजुकेट भी करो और पत्थर भी खाओ। ये ऐसी हो जाए कि जैसे मैं तुम्हें पढ़ाऊं 2-2 घंटे, तो मेरे तो पसीने निकल जाए तुम्हें पढ़ा पढ़ा के, और तुमको यार बताओ इतना पढ़ा दिए कोई तरीका होता है, इतना पढ़ाते हैं क्या? तो फिर अगली बार से फैकल्टी सोचेगा ठीक है फिर भैया कम ही पढ़ाओ। तो ये हालात थे वैसी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा जब उन्होंने रिफॉर्म्स किए, करेक्ट। तो क्वीन ने आके सारे रिफॉर्म्स बैन कर दिए और उसने कंटिन्यू कर दिया सब कुछ जो पहले जैसा हमारा कल्चर था। तो ये क्लेवर बड़ी क्वीन। अब क्वीन जब आई तो हमें लगा कि अब अच्छे दिन आने वाले, लेकिन धीरे धीरे हमें भी रियलाइज हुआ कि इन्होंने हमारा शोषण करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये एक्सप्लॉयटेशन हमारा ज्यादा करते जा रहे हैं। तो तब हम लोगों को समझ में आया कि नहीं, अब हमें एक मंच बनाना होगा इनके साथ बदला लेने के लिए। तो तब हम हमारे जो भी कुछ लीडर्स हैं, छुटर पुटर जो भी छुट भैया टाइप के नेता थे, या कुछ लोग ऐसे जो पढ़े लिखे थे रिटायर हो चुके थे, उन सब ने आपस में मिलकर ये प्लान किया कि हम एक पार्टी बनाते हैं, और वो पार्टी बनने वाली है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका मतलब आप समझ लो पहले कि 1858 से लेकर 1885 जब कांग्रेस बनने जा रही है, अब आप देख लो कांग्रेस कब बनी, 28 दिसंबर 1885 को। ये जो राहुल गांधी जी की कांग्रेस है, इसका बर्थ, इसका जन्म कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को। तो यहां से लेके यहां तक, इसका मतलब कुछ ऐसा क्वीन ने जरूर करी होंगी कुछ हरकतें, हमारा शोषण और बढ़ गया होगा, क्योंकि पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो थोड़ा दबे दबे शोषण करती थी, लेकिन बाद में इन्होंने खूब बढ़ चढ़ के शोषण करना शुरू करा, क्योंकि अब तो पार्लियामेंट थी, इन्हें तो किसी का डर नहीं था। तो इसका मतलब यहां से यहां तक कुछ हुआ होगा, कुछ इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हुआ इंडिया का, जिसकी वजह से हम मजबूर हुए और हमें अपनी एक पार्टी बनाई। तो अब मैं बात करता हूं आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। 10 इयर्स के क्वेश्चन क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आईएनसी का ओरिजिन कब है जी? 1885। उस समय इंडिया का वॉइस सॉराय कौन था? तो आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो, अगर कोई बता पाए, अगर किसी को आइडिया हो, विवेक राघव को, या मिस्टर रहमान भी जुड़ चुके हैं आज क्लास में, थोड़ा लेट हो गए लेकिन चलो कोई बात नहीं। और अगर दीपिका, आलोक, अंजलि अगर बताए कि जिस समय कांग्रेस बनी उस समय इंडिया का वॉइस रॉय, तो आप लोग नोट कर लो। चलो उस समय इंडिया का वॉइस रॉय है लॉर्ड डफरिन, राइट। सो लॉर्ड डफरिन वॉज द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया जब कांग्रेस बनी, करेक्ट। अच्छा, अब जब कांग्रेस बनी तो ये किसका दिमाग चला पीछे कि कांग्रेस बनाओ, यानी ये मंच किसने बनाया? तो थोड़ा सा ना क्वेश्चन मार्क है। एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एओ ह्यूम था, इसने हमें सजेशन दिया कि आप कांग्रेस बना लो। अब कुछ लोगों ने इसको शक की निगाह से देखा कि यार ये तो रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्वेंट है, ब्रिटिशर्स का एम्प्लॉय रह चुका है, ये हमें क्यों सजेशन दे रहा है? तो कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं यार, तुम मतलब तुम्हारी हद है, तुम हर बंदे को ही ऐसा सोचते हो, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ये अच्छा इंसान है। जैसे लॉर्ड रिपन था, कितने अच्छे अच्छे काम करे उसने। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की चालाकी है कि हमारा एक पार्टी बनाई जाए और उस पार्टी के थ्रू हमें इनको पता लगता रहे कि हम कितना नाराज हैं, और जितना हम नाराज होंगे, जब हम गुस्सा फूटने वाला होगा तो ये उसको शांत कर देंगे। क्योंकि 1857 का रिवोल्ट अचानक हुआ, इनको पता नहीं लगा, तो इसलिए जानबूझ के ये मंच बना रहे हैं
ताकि इनको इंफॉर्मेशन मिलती रहे इस मंच के थ्रू कि हम कितने नाराज हैं। अब आप समझ गए, होने को चालाकी हो भी सकती है लेकिन क्लैरिटी नहीं है। लेकिन हाँ, एओ ह्यूम एज ए पर्सन बड़ा सही था। वैसे कहते हैं कि इंडिया की स्पिरिचुअलिटी से बड़ा इंस्पायर्ड था। करेक्ट महक, सेफ्टी वॉल की थ्योरी है ये। तो खैर अभी मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा आप लोगों के साथ। लाइटनिंग कंडक्टर और सेफ्टी वॉल की दो थ्योरी थी, उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट। तो खैर अभी बस आप इतना जानो कि एओ ह्यूम को लेके थोड़ा सा शंका थी। लेकिन एओ ह्यूम कौन है? रिटायर्ड सिविल सर्वेंट और फाउंडर ऑफ आईएनसी माना जाता है। और कांग्रेस का जन्म हो गया और ये डिसाइड हुआ कि अब हर साल हम एक चेयरमैन बनाएंगे आईएनसी का, जो 1 साल के लिए बनेगा। और आईएनसी ब्रिटिश पार्लियामेंट से अपनी डिमांड्स के लिए स्ट्रगल करेगी। तो पहला चेयरमैन, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कौन था? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, राइट। सो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी को आप याद रखोगे, वोमेश चंद्र बैनर्जी। अभी एक स्टूडेंट ने शायद लिखा भी था चैट सेक्शन में, विवेक राघव ने शायद। तो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। अब कांग्रेस के बारे में मैंने आपको 3 बातें बताई हैं। नंबर 1 बात तो मैंने आपको ये बताई, 4 बातें, 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान से सुनो। ओरिजिन कब है? 1885, पॉइंट नंबर 1। कौन थिंक टैंक था? एओ ह्यूम, पॉइंट नंबर 2। फर्स्ट प्रेसिडेंट डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, और उस समय का वॉइसरॉय लॉर्ड डफरिन। 4 पॉइंट्स क्लियर है यहां तक? ये बताओ पहले, पॉइंट समझ में आ गया? आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट पर पहुंचू? आलोक, अंजलि, अनुभूति, स्वाति। स्वाति को क्लियर है? ओके, थैंक यू स्वाति। एंड यस, अदर स्टूडेंट्स को क्लियर है? कोई ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आ रहा हो? गजेंद्र, दीपिका, कृतिका, ईशा, नीरू, महक, विवेक। Excuse me, sir. ओके। Sir, founder of INC कौन थे? फादर ऑफ आईएनसी एओ ह्यूम। Founder of INC. यस, राइट। एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट वोमेश चंद्र बैनर्जी, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। और ये है ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एओ ह्यूम, फादर ऑफ आईएनसी। सर फाउंडेशन ऑफ आईएनसी तो आपने दादा भाई नौरोजी बताए थे ना? क्या चीज? सर फाउंडर ऑफ आईएनसी। फाउंडर ऑफ आईएनसी, हाँ जी। सिविल सर्वेंट एओ ह्यूम। तो सर ये दादा भाई नौरोजी कौन थे? दादा भाई नौरोजी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो फाउंडर मेंबर्स में से एक थे, ग्रेट मॉडरेट लीडर थे, और कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट बने। लेकिन फादर ऑफ आईएनसी दादा भाई नौरोजी, आप मत लगाना, ये गलत हो जाएगा। अच्छा ठीक है। सो एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि सर इनको हम लोग लॉर्ड्स क्यों बोलते थे? अच्छा, गजेंद्र ने क्वेश्चन पूछा है कि सर क्या क्वेश्चन है गजेंद्र का, एक बार देख लेते हैं। बट सर अभी हम इंग्लिश मेंटेलिटी का भूल नहीं पाए हैं। वाई वी ऑलवेज यूज लॉर्ड बिफोर देयर नेम्स? वाई वी यूज लॉर्ड्स बिफोर देयर नेम? लेकिन गजेंद्र हमें तो हमने पढ़ाना है ना, तो हम पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि उनको लॉर्ड्स बोला जाता था। तो अभी हम जो उस समय उनको बोला जाता था, हम उसी तरह से उनके नाम लेंगे ना, राइट। लॉर्ड्स, मैं आपको पहले बता दूं, लॉर्ड्स का मतलब होता था लैंडलॉर्ड। ये उस समय के लैंडलॉर्ड्स थे जिनके शेयर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लोग भी उस समय जॉब करते थे वो बड़े रिच क्लास थी, एलीट क्लास थी, और ये सब वहां के ब्रिटेन के लैंडलॉर्ड्स थे। तो इसलिए इनको लॉर्ड्स, इनके लिए नाम यूज किया जाता था, करेक्ट। और आज हम लोग ये, वैसे मुझे आपका ये समझ में नहीं आया कि अभी भी हम इंग्लिश मेंटेलिटी को भूल नहीं पाए हैं। वाई वी ऑलवेज यूज लॉर्ड बिफोर देयर नेम्स? तो हम आज क्यों यूज करते हैं, मुझे पता नहीं आज क्यों यूज करते हैं और कौन यूज कर रहा है। वो तो हम खाली पढ़ाने के लिए बोलते हैं कि इनको लॉर्ड्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड। अब हम ऐसे नहीं बोलेंगे ना डलहौजी, तो जो इनका नाम था वही बोलेंगे, ठीक है। चलो खैर आगे चलते हैं, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे, और आगे बढ़ते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि 1885 से लेकर 1905, ये जो 20 साल आप देख रहे हो ना, तो मैं पहले आपको समझा दूं कि ये जो बेचारे मॉडरेटर्स थे ना, ये दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, वोमेश चंद्र बैनर्जी, आनंद चार्लू, ये कुछ बड़े बड़े नाम, ये सब 60+ एज ग्रुप है।
बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े टैलेंटेड है, लेकिन ये बड़े सोफिस्टिकेटेड क्लास है, तो ये सड़क पे खड़े होकर नारे तो नहीं लगा सकते। तो इनका एक स्टाइल था ब्रिटिश पार्लियामेंट से बात करने का। तो ये क्या कहते थे ब्रिटिश क्वीन से कि ना मैम, ये तो हम कभी भी नहीं कहते कि आप हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ। यस, वेरी गुड महक, 3 पीस। तो इनकी डिमांड ये थी कि मैम सिर्फ हमारा इतना कहना है कि आप हमें ना लेजिस्लेटिव में, हमें लेजिस्लेटिव का मतलब क्या हुआ? लेजिस्लेटिव का मतलब है कि आप हमें नेता, यानी हम लीडर बनना चाहते हैं। तो मैं और सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूं कि हम पार्लियामेंट में आना चाहते हैं, यानी हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, राइट, इलेक्शन फाइट करना चाहते हैं। तो हमें परमिशन दो इलेक्शन लड़ने की। हम मैम यूपीएससी का एग्जाम इंडियन सिविल सर्विस बोलते थे, एग्जीक्यूटिव, इसका मतलब है एग्जीक्यूटिव बॉडी में आना चाहते हैं। हम भी सिविल सर्विस का एग्जाम देना चाहते हैं। और मैम हम भी जस्टिस सिस्टम में आना चाहते हैं, यानी हम भी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में जज और वकील, लॉयर बनना चाहते हैं। तो हमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में हमें पार्टिसिपेशन दो। तो ये बेचारे 20 साल एप्लीकेशन लिखते रहे, मैम रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से योर्स ओबीडेंटली। इनकी सुनवाई उनवाई कुछ नहीं हुई, और 20 साल क्वीन के कान में जूं तक नहीं रेंगी, और उसने कोई इनकी डिमांड नहीं मानी। तो 1885 से लेकर 1905 तक सिर्फ और सिर्फ इनका पैटर्न क्या है? रिक्वेस्ट 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 हुआ, हासिल कुछ नहीं हुआ। 1905 में अचानक खबर आई बंगाल पार्टीशन, बंगाल का पार्टीशन हो गया। अब ये बंगाल का पार्टीशन क्या था, इसे आप देख लो यहाँ पर। वही आज का, जैसे अगर मैं बात करूं तो आज का हमारा बंगाल और ये आज का बांग्लादेश, इन्होंने अलग कर दिया। अब मॉडरेटर्स को समझ नहीं आई कि यार इन्होंने करा क्या, ये क्यों कर दिया, हम क्या मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये बेचारे भागे भागे उस समय के वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन के पास गए। कर्जन से इन्होंने बात करी। कर्जन का टाइम पीरियड है 1899 से 1905। ये कर्जन से मिले, कहेंगे कि सर ये क्या कर दिया आपने, हम क्या मांग रहे हो और आप क्या कर रहे हो। कर्जन ने कहा देखो नहीं समझ में आया ना, कहने के बिल्कुल नहीं समझ में आया। तो कर्जन ने कहा मैं समझाता हूँ, ये बताओ ये पहले क्या था। इन्होंने कहा सर बंगाल था ये पूरा। कहने के वेरी गुड, अब हम क्या करने जा रहे हैं। इन्होंने कहा सर आप ईस्ट बंगाल और ये बंगाल अलग करने जा रहे हो। कहने के वेरी गुड, अब आप ऐसे क्यों नहीं सोच रहे, पहले बंगाल अगर था तो बंगाल में क्लरिकल जॉब, बंगाल के हाई कोर्ट की जॉब, बंगाल में टीजीटी पीजीटी की जॉब, यानी एक जॉब आती हर डिपार्टमेंट से। अब कितने बंगाल हो गए? 2। तो यहाँ पे हाई कोर्ट की जॉब, यहाँ पे हाई कोर्ट की जॉब, यहाँ पे टीजीटी पीजीटी, यहाँ पे टीजीटी पीजीटी, यहाँ पे हर डिपार्टमेंट का क्लरिकल जॉब, यहाँ पे हर डिपार्टमेंट का क्लरिकल जॉब। देखो कितनी बड़ी बात है। अब 2-2 जॉबें तुम्हें मिलेंगी, 2-2 स्टेट्स बनेंगे। तो इन्होंने कहा कि अरे प्रभु कृपा आपकी, इतनी बड़ी बात आपने सोची हम समझ नहीं पाए, ये तो बहुत बढ़िया करा आपने। तो ये बेचारे चुपचाप वापस आ गए मॉडरेटर्स। तो जब ये वापस आए तो इसी समय कांग्रेस में कुछ नए लोग आके जुड़े, और इन लोगों का नाम क्या था? इन लोगों का नाम था बाल, पाल और लाल। शायद आपने कभी इनके नाम सुने हो। और ये हैं आपके कौन? बाल गंगाधर तिलक जी। तिलक जी का नाम सुना होगा ना। बाल, बाल मतलब तिलक जी, पाल मतलब विपिन चंद्र पॉल, और लाल मतलब लाला लाजपत रॉय। ये कुछ नए लीडर्स, तो आप ऐसे मान लो 25 से 30 प्लस की एज ग्रुप है इनकी। अब ये भागे भागे इनके पास आए, मॉडरेटर्स के पास, ये 60 प्लस वाले सब। ये इनके पास आए, कहने के अंकल ये क्या कर हो गया। कहने के बेटा देखा तुम्हारी भी समझ में नहीं आया क्या। कहने के हाँ अंकल बिल्कुल समझ में नहीं आया, बताओ आप। तो इन्होंने कहा बेटा देखो हम समझाते हैं आपको, देखो पहले ही क्या था? बंगाल। कहने के यस। कहने के अब क्या हो गया? तो इन्होंने कहा सर बंगाल, ईस्ट बंगाल और बंगाल। तो उन्होंने पूरी ये कहानी इनको भी वैसी सुना दी जैसे कर्जन ने इनको मिसगाइड करा। तो उन्होंने कहा अंकल किसने बताया आपको ये। कहने के बेटा कर्जन ने हमें ये समझाया। तो उन्होंने कहा अंकल इधर आओ हम समझाते हैं आपको। ये जो आप देख रहे हो ना ईस्ट बंगाल, यहाँ पे है मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, और यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है 58%, यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं अंकल। और ये जो आप बंगाल देख रहे हो ना अंकल, यहाँ पर नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है 54%। तो अब आप समझ गए इनका गेम प्लान क्या है। इन्होंने हिंदू और मुसलमान को कर दिया अलग, ये इनकी प्लानिंग है बंगाल पार्टीशन की। तो ये बेचारे घबरा गए, कहने की अच्छा इतनी बड़ी बात तो हमें समझ नहीं आई। तो उन्होंने कहा अंकल समझ में तो आपके वैसे भी नहीं आ रहा 20 साल से कुछ भी। तो अब
इन्होंने कहा अब बेटा क्या करें, तो इन्होंने कहा अंकल करना क्या है, अब हम एक मूवमेंट लॉन्च करेंगे, और अब एक मूवमेंट हिंदुस्तान में 1857 के रिवोल्ट के बाद एक फर्स्ट मूवमेंट शुरू होने वाला है, और जिसका नाम है स्वदेशी मूवमेंट। करेक्ट। तो आप ये ध्यान रखना कि अब एक बंगाल पार्टीशन को लेकर उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट शुरू होगा जिसका नाम है स्वदेशी। और ये स्वदेशी मूवमेंट कब शुरू होगा, तो आप इसका टाइमिंग अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना। अगस्त 1905 को शुरू होगा स्वदेशी मूवमेंट। तो अब यहाँ पे मेरे को दो बातें आपको बतानी थी। पॉइंट नंबर 1 तो ये था कि मुझे आपको ये बताना था कि बंगाल पार्टीशन कब हुआ। 1905 में बंगाल पार्टीशन डिक्लेयर हुआ। करेक्ट। अक्टूबर में ये हो गया था, डिक्लेयर हुआ था जुलाई में, लेकिन अक्टूबर में एग्जीक्यूशन हुआ था। राइट। तो जुलाई 1905, लेकिन एग्जीक्यूशन कब है, 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर। और उसके अगेंस्ट में स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ। तो स्वदेशी मूवमेंट का पर्पस क्या था, बंगाल पार्टीशन को कैंसिल करना। ये बताओ पहले यहां तक 1906 तक हम आ चुके हैं, यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? कोई ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आया हो, और स्पेशली गजेंद्र से पूछ लेते हैं। क्लियर है? शुभम को क्लियर है? ओके शुभम, ठीक है, डन। सर सब क्लियर है। ठीक है गजेंद्र, ओके ठीक है। और बाकी और स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? कोई पॉइंट मिस हो गया हो आपका जो ना क्लियर हुआ हो? सो आलोक, अंजलि, अनुभूति, अपर्णा, दीपिका मिश्रा, ईशा, नीरू, महक आय्यर, ऋत्विक, सार्थक, शुभम, स्मृति, स्वाति, स्वीटी, विवेक, रहमान, एच रहमान को समझ में आ रहा है? ठीक है, डन, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो खैर ये बंगाल पार्टीशन हुआ, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया। और स्वदेशी मूवमेंट इस कदर फेमस हुआ कि उस समय ना, देखो होता क्या था, अब आप इसे ऐसे समझो, अन्ना हजारे, पता नहीं आपने कभी नाम सुना या नहीं सुना, अन्ना हजारे ने लोकपाल के लिए प्रोटेस्ट किया था। तो जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, अनशन पे बैठे थे, तो खैर मैं नहीं गया, लेकिन मैं न्यूज चैनल्स पे सुन रहा था। तो कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ होते हैं फेवर में, लेकिन अपने घर से बाहर नहीं आते। जैसे मैं जॉब कर रहा था तो मैं जॉब पे जा रहा था, मैं ऐसा नहीं था कि मैं वहां पे खड़ा हो गया अपनी जॉब छोड़कर 3-4 दिन, मैंने कहा कि मैं क्लासेस नहीं लूंगा, भाई मैं तो अन्ना हजारे जी के साथ खड़ा हूँ। मुझे पता है कि अन्ना हजारे जी की डिमांड सही है, लेकिन मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ पा रहा, है ना। अब क्या हुआ, जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो आप इसे ऐसे मान के चलो कि फॉर एग्जाम्पल कि भाई तुम सारे बेरोजगार, राइट। अब मान लेते हैं जी आलोक, अंजलि, अनुभूति, राइट, दीपिका, ईशा, ऋत्विक, सार्थक, ये सब धोती कुर्ता पहन के मेरे घर के बाहर नारे लगा रहे हैं, स्वदेशी मूवमेंट जिंदाबाद, स्वदेशी मूवमेंट जिंदाबाद। और मैं भी इंडियन हूं, लेकिन मैं बैंक पीओ की जॉब कर रहा हूँ, या बैंक में मैं क्लैरिकल जॉब कर रहा हूँ। ब्रिटिश बैंक्स थे उस समय, ब्रिटिश के कंट्रोल में। फॉर एग्जाम्पल मैं वहां पे किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ, तो मैं कोट पैंट टाई पहन के ब्रीफकेस लेके जैसे ही अपने घर से बाहर निकला, तो ऋत्विक ने, सार्थक ने, शुभम ने, इन सब ने मेरी तरफ देखा, और मुझे देखते ही ये लोग बोले, शर्म नहीं आ रही ना, अभी भी कोट पैंट पहन के घूम रहे हो? तो मुझे समाज में रहना है, तो मुझे थोड़ा गिल्ट फील हुआ, मैं अंदर गया, मैंने कोट पैंट उतारा, धोती कुर्ता पहना, और मैं इनके साथ बाहर खड़े होकर नारे लगाने लगा। और मैंने अपने ऑफिस में अपने बॉस को एप्लीकेशन लिख दी कि मेरी तबीयत खराब है, फीवर हो रहा है, मैं 2-3 दिन नहीं आऊंगा। मैं उसको नहीं बता रहा मैं नारे लगा रहा हूँ तुम लोगों के साथ, तुम तो वेले हो, मेरी तो जॉब चली जाएगी। तो क्या हुआ, आंदोलन का क्या इम्पैक्ट हुआ कि जो लोग नहीं जुड़े हुए थे वो भी जुड़ गए, शर्मो शर्म, क्योंकि इंडियंस तो सब है और सबको समझते हैं कि यार बात तो सही है, लेकिन जुड़ना पड़ेगा क्योंकि समाज की बात है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की नींव हिल गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट घबरा गई कि यार ये तो सब स्वदेशी स्वदेशी करने लगे, तो हमारे तो कपड़े बिकने बंद हो गए। तो तब इन लोगों ने भेजा लॉर्ड मिंटो को यहाँ पर इस मूवमेंट को बंद करवाने के लिए। लॉर्ड मिंटो यानी वायसरॉय मिंटो आ रहे हैं 1905 से 1910। ये वही है लॉर्ड मिंटो, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वाला, जिसने यहाँ पे मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दी और एक एक्ट बनाया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जो मैंने अभी आपसे एमसीक्यू में पूछा था। द फादर ऑफ पाकिस्तान वाज नॉट जिन्ना, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ये बहुत क्लेवर वायसरॉय था। अब इसको ये ड्यूटी दी गई कि बेटा जाओ इंडिया और ये मूवमेंट बंद करो स्वदेशी। तो अब मैं आपको एक 10 ईयर के क्वेश्चन पर लेके चल रहा हूँ
ध्यान से सुनना, ठीक है। अब हुआ क्या, एक मिनट। चलो ठीक है, तो अब इसका क्या दिमाग चला, इसको ध्यान से सुनना। अब इसके लिए सॉफ्ट टारगेट है मॉडरेटर्स। इसने मॉडरेटर्स को बुलाया, उनके साथ एक मीटिंग करी। उसने इनको बोला कि अंकल ये क्या है, ये स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया आपने। इन्होंने कहा बेटा तुम चुप हो जाओ, तुम लोग भी तो हिंदू और मुसलमान को अलग करने का प्लान कर रहे हो। तो उसने कहा देखो अंकल, मुझे पता नहीं आपकी कर्जन से क्या बात हुई, उसने आपको क्या समझाया। मैं तो सिर्फ आपको इसलिए बुलाया है कि मेरे ऊपर पड़ रहा है प्रेशर और मुझे इस आंदोलन को करना है बंद। तो मैं कल प्रातः 10 बजे से लाठी चार्ज का प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला हूँ। और आपकी इस उम्र में पिटाई हो, आप नीचे सड़क पे गिरे पड़े और मैं लाठियां चला रहा हूँ, शोभा नहीं देता। तो मैंने इसलिए बुलाया कि देख लो, अगर बंद करना है तो कर दो, वरना फिर आपको पता है कल से पिटाई शुरू हो जाएगी। अब ये बेचारे बुजुर्ग लोग, ये बेचारे, इनकी तो आत्मा कांप गई अंदर तक। 60+ 70+ के मॉडरेट लीडर्स कहने लगे कि बेटा क्या बोल रहे थे आप। कह रहे हैं अंकल बोल ये रहा हूँ, पिटाई शुरू होने वाली है कल। तो ये जो आपके साथ यंग लीडर जुड़े हैं ना, ये बाल पाल लाल, इनको मेरे पास लेकर आओ, मैं समझाता हूँ और एक मिल बैठ के बात कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, हम उनसे बात करते हैं और हम उनको लेकर आते हैं। अभी आप प्लीज ये कार्यक्रम जरा थोड़ा डिले कर देना 1-2 दिन के लिए। अब ये भागे भागे, जितने भी मॉडरेटर लीडर्स थे, ये भागे भागे पहुंचे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के पास। तो इन्होंने इनसे बोला कि बेटा हमने ना आपसे कुछ बात करनी है। अब इन्होंने कहा कि अंकल बात तो हमने भी आपसे करनी है। तो इन्होंने कहा ठीक है, फिर तुम ही बताओ पहले क्या बात करनी है। तो इन्होंने कहा कि अंकल बात हमें ये करनी है आपसे कि हमें ना आइडिया नहीं था कि ये मूवमेंट ना इतना फेमस हो जाएगा और इस कदर, मतलब ये मूवमेंट जो है वो फैलेगा बंगाल में। तो हम ये चाह रहे थे कि हम इस मूवमेंट को ना बंगाल से निकाल कर, यानी बंगाल से निकाल कर, अभी ये बंगाल में चल रहा है स्वदेशी, इसे ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च कर देते हैं। ये तो बेचारे कांप गए। इन्होंने बोला, कह लगे अंकल क्या हुआ, खुशी के मारे आपसे वर्ड्स नहीं निकल रहे आपके मुंह से। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, अभी हमें पता लगा है कि मिंटो जो है वो लाठी चार्ज करेगा और इस मूवमेंट को बंद करने वाला है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि बेटा इस मूवमेंट को बंद कर लो। तो ये चढ़ गए मॉडरेटर्स के ऊपर, कहने लगे अंकल ये बात बिल्कुल गलत है और अब मूवमेंट इतने पीक पर है, हम इसे वापस नहीं ले सकते। तो मॉडरेटर्स को ये बात समझ में आ गई कि इनको समझाना बेकार है। तो इन्होंने एक गेम प्लान करा इनको कांग्रेस से बाहर निकालने का। अब वो क्या गेम प्लान था उसको सुनना, जहां से हमारे 10 ईयर का क्वेश्चन बनेगा। हर साल इनका एक सेशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया दिसंबर में, करेक्ट। जैसे दिसंबर 1906, 1906, फिर 1907, राइट, फिर 1908, फिर 1909, एवरी ईयर दिसंबर में एक चेयरमैन। तो रूल क्या है, एक मॉडरेटर का चेयरमैन और एक एक्सट्रीमिस्ट का चेयरमैन, ऐसे बन रहा है। तो इन्होंने कहा कि बेटा हमें ना आपकी बात बिल्कुल सही है, हम मूवमेंट लॉन्च करेंगे, आगे चलता रहेगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। अभी 1907 में सूरत का सेशन आने वाला है। इन्होंने कहा हाँ अंकल आने वाला है। तो इन्होंने कहा कि बेटा अब एक काम करते हैं कि अभी हमारा मॉडरेटर्स का चेयरमैन बना था ना, तो हम एक सीरीज खेले ना, मॉडरेटर एक्सट्रीमिस्ट, फिर मॉडरेटर, फिर एक्सट्रीमिस्ट, बताओ अगला क्या। तो अभी थोड़ा चेंज कर ले। इन्होंने कहा हाँ अंकल बताओ क्या करना है। कह लेंगे बेटा हम सोच रहे थे कि हम ऐसा कर लेते हैं कि मॉडरेटर मॉडरेटर फिर एक्सट्रीमिस्ट एक्सट्रीमिस्ट, यानी 2-2 साल के लिए। एक मिनट। ओके, तो इन्होंने बोला कि हम ऐसे कर लेते हैं, 2-2 ईयर्स का खेलते हैं, यानी मॉडरेटर मॉडरेटर और एक्सट्रीमिस्ट एक्सट्रीमिस्ट। इन्होंने कहा अंकल बहुत बढ़िया, हमें बड़ी अच्छी लगी आपकी बात। तो अंकल हम ऐसे कर लेते हैं
कि अभी हमारा सीक्वेंस आ रहा है ना, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, यानी हम अपना एक्सट्रीमिस्ट का बना लेते हैं और अगले दो एक्सट्रीमिस्ट और फिर मॉडरेटर, यानी इस बार 1907 सूरत सेशन में चूंकि हमारा ही नंबर आ रहा है तो हम अब अपने से दो शुरू करते हैं, और मॉडरेटर्स का पॉइंट था कि नहीं हमारा एक बन चुका है तो इस बार सूरत में हम अपना बना के दो कंप्लीट कर लेते हैं। अब आप समझ गए इनकी चालाकी क्या थी मॉडरेटर्स की, कि ये इनको इरिटेट करे इस पॉइंट पर, जानबूझ के झगड़ा क्रिएट करे ताकि ये झगड़े हमसे कि प्रेसिडेंट हमारा बनेगा सूरत सेशन में, और फिर हम इनको बोल दें कि ओके गेट आउट, प्रेसिडेंट बनेगा तो मॉडरेटर्स का, अदरवाइज आप लोग बाहर जाओ, और फिर इनको गेट आउट करके हम स्वदेशी मूवमेंट कॉल्ड ऑफ कर देंगे। और बिल्कुल इनकी चाल कामयाब रही, और इन्होंने मॉडरेटर्स ने एक्सट्रीमिस्ट को, ये थोड़े उत्तेजित तो थे ही, थोड़े यंग ब्लड थे तो इनकी समझ में नहीं आई इनकी चालाकी, और सूरत में हो गई स्प्लिट कांग्रेस में। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है 10 ईयर का, सूरत स्प्लिट, ये क्वेश्चन आता है सूरत स्प्लिट कब हुई, 7 से सूरत 7 से 7 1907 में, और मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट में कांग्रेस ब्रेक हो गई, टूट गई, मॉडरेटर्स ने एक्सट्रीमिस्ट को बाहर किया और फाइनली स्वदेशी मूवमेंट कॉल्ड ऑफ कर दिया। तो स्वदेशी मूवमेंट 1908 जनवरी के आसपास खत्म हो गया, करेक्ट। तो यहां तक सूरत स्प्लिट तक, पहले आप ये बताओ कि आपको पॉइंट समझ में आया। तो स्वदेशी मूवमेंट जो फर्स्ट मूवमेंट था इंडिया का 1857 के बाद, वो बिल्कुल एक तरह से नील बटा सन्नाटा, यानी कोई रिजल्ट नहीं आया उस मूवमेंट का, और बंगाल पार्टीशन कैंसिल नहीं हुआ। सो स्वदेशी मूवमेंट के बाद सूरत स्प्लिट हुई और कांग्रेस टूट गई। ये बताओ पहले यहां तक क्लियर है? तो मैं अभी आज यहीं तक रखूंगा, मैं भी कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं आपसे, फिर ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना जो हमारा अभी बचा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, इसको हम अगली क्लास में इसको फिनिश कर लेंगे, करेक्ट। तो हाफ एन आवर का रिमेनिंग है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो इस तरह से हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर अप करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। सर हु वाज द प्रेसिडेंट हेड ऑफ सूरत सेशन, करेक्ट। सूरत सेशन में मैं आपको पहले ये बता दूं कि सूरत सेशन में मॉडरेटर्स की तरफ से जो प्रेसिडेंट बने वो बने थे आपके रास बिहारी घोष, और एक्सट्रीमिस्ट प्रमोट कर रहे थे लाला लाजपत राय को, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट को बाहर निकाल दिया, तो रास बिहारी घोष वाज द प्रेसिडेंट, करेक्ट कृतिका। चलो ठीक है, अब मैं कुछ एमसीक्यूज पूछता हूं आपसे, एंड यहाँ पर हम आते हैं, पहले मैं आपसे कुछ वो पॉइंट्स पूछ रहा हूँ जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए। तो सीधा सीधा पहले बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो मैंने आपसे पूछे आज, ताकि मैं चेक करूं कि आपने मुझे ध्यान से सुना था या नहीं। तो मैं इसको स्क्रीन को हटा रहा हूं ताकि मैं स्टूडेंट्स को देख सकूं। तो स्वीटी से मेरा क्वेश्चन है, स्वीटी आप जल्दी से बताओ, मैंने आपको डिस्कस किया था बैटल ऑफ बेदरा, तो बैटल ऑफ बेदरा का टाइमिंग आप चैट सेक्शन पे लिख दो और जल्दी बताओ मेरे को कि ये बैटल किस किस के बीच हुई, और बाकी और स्टूडेंट्स भी चाहें तो जल्दी से चैट सेक्शन पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो कृतिका ने आंसर दिया है 1759, स्वाति 1749 किसी ने लिखा, अनुभूति ने, अच्छा वैसे बिल्कुल करेक्ट है आप सभी का आंसर। 1759 में ईस्ट इंडिया कंपनी और डच कंपनी के बीच में ये बैटल हुई, करेक्ट है, वेरी गुड, डन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा आप लोगों से ये है कि आप मेरे को ये बताओ कि बैटल ऑफ बक्सर का एंड कौन सी ट्रीटी से हुआ था, ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, और ये क्वेश्चन है मेरा गजेंद्र और ऋत्विक से। द बैटल ऑफ बक्सर वाज एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ, okay, so maximum students started to give the answer and the right answer is Allahabad, treaty of Allahabad, very good, correct है, बढ़िया, डन है, ठीक है, राइट अंजलि। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा आप लोगों से, वो ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं स्वाति निगम और रहमान से। हमने डिस्कस किया था बैटल ऑफ कर्नाटक, बैटल ऑफ कर्नाटक आपका ईयर मेरे को बताना है, और बताना है कि वो किस किस कंपनीज के बीच में हुई बैटल ऑफ कर्नाटक। ओके, सो यस, वेरी गुड, करेक्ट है गजेंद्र, महक, आईआर, ऋत्विक, शुभम, नीरू, दीपिका मिश्रा, यस, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच कंपनी के बीच में ये बैटल हुई एंड 1760 की बात है, करेक्ट है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि वास्को डी गामा जब हिंदुस्तान पहुंचा तो वो कौन सा कोस्ट था, और उस कोस्ट में प्रॉपर वो लोकेशन कहाँ थी जहां पे वो पहुंचा, बहुत फेमस क्वेश्चन है एग्जाम का।
तो नीरू सिंह से मेरा क्वेश्चन है। ओ ऑलरेडी नीरू सिंह ने आंसर दे दिया, ठीक है। सार्थक ने भी आंसर दिया, मालाबार। और मालाबार में एग्जैक्ट वो जगह मैंने आपको बताई थी अभी बातों बातों में। ओके, सो ईशा ने भी आंसर दिया है और बाकी स्टूडेंट ने भी कालीकट, यस कैलीकट, जो आज कोझिकोड के नाम से फेमस है। 1498 में किंग जेमोरिन से वो जाके मिला। वेरी गुड कृतिका, करेक्ट है, डन, ठीक है। फिर आप मेरे को ये बताओ, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जब ये लोग यहाँ पर कंपनीज आई तो इन्होंने बंगाल को टारगेट किया और पंजाब को भी ये फोकस कर रहे थे। उस समय पंजाब का रूलर कौन था जिसको ये डिफीट नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद उसके वीक रूलर्स को इन्होंने टेक ओवर किया। तो उस ग्रेट रूलर ऑफ पंजाब का नाम क्या था? तो अंजलि से मेरा ये क्वेश्चन है, अपर्णा, गजेंद्र और कृतिका ने आंसर दिया है महाराजा रंजीत सिंह। यस, महाराजा रंजीत सिंह के बारे में कहा जाता है कि गोल्डन टेम्पल का जो गोल्ड है ना ऊपर का, जो डोम आप देखते हो, वो महाराजा रंजीत सिंह जी ने डोनेट किया। और अमृतसर उनकी रिलीजियस कैपिटल थी महाराजा रंजीत सिंह की। करेक्ट है, वेरी गुड, डन है। अच्छा, उसके बाद आप मेरे को ये बताओ, मैंने आपको बताया था कि तात्या टोपे ने 1857 का रिवोल्ट कहां से फाइट किया था? वो कहां से फाइट कर रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट? स्वाति निगम से मेरा क्वेश्चन था, लेकिन ऑलरेडी आप सबने आंसर दे दिया, ग्वालियर। करेक्ट है, वेरी गुड, डन है, बढ़िया। आलोक से मेरा क्वेश्चन है कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ उस समय हिंदुस्तान, इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था जब 1857 रिवोल्ट वाज स्प्रेड आउट? यस आलोक, रहमान। ओके, सो महक ने आंसर दिया है एंड गजेंद्र, शुभम ने आंसर दिया है लॉर्ड कैनिंग। यस, करेक्ट है। सो लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ओके करेक्ट। तो इसका आंसर भी मेरे ख्याल से कैनिंग ही है। लास्ट गवर्नर जनरल था और फर्स्ट वाइसरॉय भी यही बना, क्योंकि इसी के टाइम पीरियड में सत्ता चेंज हुई ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश पार्लियामेंट। करेक्ट है, वेरी गुड। जिस समय 1857 का रिवोल्ट खत्म हुआ और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने टेक ओवर किया, उस समय स्मृति आप मेरे को बताओगे कि उस समय क्वीन कौन है? अनुभूति अगर बता पाए, हु वाज द क्वीन ऑफ ब्रिटेन एट दैट टाइम? सो गजेंद्र ने आंसर दिया है कि सर उस समय क्वीन है विक्टोरिया। यस, करेक्ट है, वेरी गुड, क्वीन विक्टोरिया, डन, वेरी गुड। अच्छा, 1885 से लेकर 1858 से लेकर 1885 तक ब्रिटिश क्वीन ने एक्सप्लॉयटेशन किया और हमने आईएनसी की फॉर्मेशन डाली। आईएनसी का फर्स्ट प्रेसिडेंट, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? स्वाति निगम और अंजलि से मेरा क्वेश्चन है ये। WC बनर्जी। वेरी गुड स्वाति, करेक्ट, WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी was the first president. Very good ऋत्विक, दीपिका, स्मृति, करेक्ट है, अनुभूति, राइट सार्थक, WC बनर्जी, ठीक है। थिंक टैंक एओ ह्यूम, लेकिन फर्स्ट प्रेसिडेंट WC बनर्जी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी के बारे में मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे। अगर आप वो 2 पॉइंट जो मैंने बातों बातों में डिस्कस करिए, दादा भाई नौरोजी के बारे में आप क्या जानते हो, प्लीज मेंशन इन चैट सेक्शन। ओके, 3 टाइम्स, शुभम ने बोला 3 टाइम्स प्रेसिडेंट थे एंड मेंबर ऑफ आईएनसी थे। वेरी गुड, करेक्ट है। तो ठीक है, लास्ट इसी क्वेश्चन से मैं एंड करूंगा, आपको 2 बातें बताकर। कृतिका ने वो बिल्कुल मेंशन कर दी, इनकी बुक आप प्लीज लिख लो। दादा भाई नौरोजी के बारे में 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से ये फेमस है, सबसे पुराने वयोवृद्ध नेता भारत के, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। एंड एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकी एक बड़ी फेमस बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये कृतिका ने चैट सेक्शन पे लिखा हुआ है, ये इनकी बहुत फेमस बुक है। वो जो बुक्स एंड ऑथर्स हमारा जो एक सिलेबस में मेंशन है, तो ये कुछ स्टैटिक जीके की बुक्स हैं। दादा भाई नौरोजी ने इस बुक में सबसे पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी कि कैसे ब्रिटेन हमारा खून पी रहा है, कैसे हमारी इकोनॉमी का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है और हमारा पैसा बाहर जा रहा है। तो ये बहुत फेमस बुक है, पॉवर्टी एंड, चैट सेक्शन में स्मृति कृतिका ने लिखा हुआ है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो बुक का नाम है, यानी गरीबी और अब्रिटिश शासन भारत में। तो फर्स्ट टाइम ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन की निकासी, कैसे धन बाहर जा रहा है, वो थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने दी कि ये कच्चा माल लेते हैं, ब्रिटेन में फैक्ट्री में बनवाते हैं, फिर वो फिनिश गुड्स इंडिया में आता है, आप उसको पहनते हो और पैसा ब्रिटेन के
खाते में चला जाता है। जैसे आज हम बोलते हैं ना चाइना से मत खरीदो, चाइना का सामान मत खरीदो, सेम वही। तो दादा भाई नौरोजी ने बताया कि ब्रिटेन के प्रोडक्ट मत खरीदो, ब्रिटेन आपका शोषण कर रहा है। तो दैट्स ऑल अबाउट। लास्ट क्वेश्चन, बंगाल पार्टीशन का ईयर आप बता दो और सूरत स्प्लिट का ईयर बता दो। लास्ट क्वेश्चन, बंगाल पार्टीशन एंड सूरत स्प्लिट। एंड अंजलि, स्वीटी, अपर्णा, सार्थक से मेरा क्वेश्चन है, एंड करेक्ट है, आप लोगों 16 ने आंसर देने अक्टूबर शुरू कर दिया। 1905। करेक्ट, 1905 बंगाल पार्टीशन, उसी साल स्वदेशी मूवमेंट, और फिर उसके अगले साल 1907 सूरत स्प्लिट। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट आवर हिस्ट्री क्लास ऑफ टुडे। आई थिंक होप आप लोग को कुछ थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा हिस्ट्री के बारे में। हम करेंगे इसको रिमेनिंग टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ओके, टाटा, बाय बाय। कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। थैंक यू सर। ओके। Thank you, Thank sir. you. थैंक यू सर।